सभी को बहुत बहुत नमस्कार। क्या हालचाल? होप सो सब बढ़िया ही होंगे। ठीक है, ओलंपियाड बेस कैंप का आज कौन सा लेक्चर करने वाले हम? लेक्चर नंबर 10, जिसमें आज हम ज्योमेट्री पढ़ेंगे। राइट, बेसिकली हमने पिछले कुछ लेक्चर्स में बहुत सारे जो लेक्चर हुए हैं, है ना, मैथ्स में देखा जाए तो 9 लेक्चर पहले से हो चुके हैं, जिनमें कुछ प्रैक्टिस सेशंस भी हैं। हमने बहुत सारी चीज़ें बेसिक पढ़ ली हैं। ठीक है, अभी ओलंपियाड बेस कैंप में आज से हम क्या स्टार्ट करेंगे? बेसिकली ज्योमेट्री के बारे में बातें करना शुरू करेंगे। क्या बेसिक चीज़ें हैं जो ज्योमेट्री में हमें आनी चाहिए, है ना, क्या बेसिक टॉपिक्स हैं जो ज्योमेट्री में हमें आने ही चाहिए बिफोर स्टार्टिंग फॉर ओलंपियाड्स। ठीक है, तो वो चीज़ों पे आज हम बात करेंगे। बेसिकली मैंने पहले भी स्ट्रेटजी सेशंस में भी बताया है कि ज्योमेट्री में बेसिकली हमें क्या करना होता है। क्लास 9th और 10th की जो एनसीईआरटी है उसमें जो ज्योमेट्री के चैप्टर्स हैं वो हमें कर लेने होते हैं, ताकि एक बेस कंप्लीट हो जाए। ठीक है, बट अगर मान लीजिए आपने नहीं किया है ना, तो आज मैं क्या करने वाला हूँ आपको, क्लास 9th का और क्लास 10th का जो ट्राइंगल्स चैप्टर है, ठीक है, ट्राइंगल्स चैप्टर है, और क्लास 9th का लाइन्स एंड एंगल्स चैप्टर है, उससे रिगार्डिंग हम बातें करेंगे इस सेशन में। और कुछ क्वेश्चंस जो डायरेक्टली एनसीईआरटी में अवेलेबल, कुछ जो डायरेक्ट टू द पॉइंट बातें हैं, उनसे उठ करके ओलंपियाड में पूछे गए उन क्वेश्चंस पे भी डिस्कस करेंगे। कुछ अच्छे क्वेश्चंस पे बातें करेंगे बेटा आज। ठीक है, तो बात करते हैं ज्योमेट्री के लेक्चर से। ठीक है, आज का काम रहेगा कुछ बेसिक डेफिनेशंस और कुछ बेसिक रिजल्ट्स। ठीक है, कुछ रिजल्ट्स हैं जो एनसीईआरटी में एज एन एग्जांपल गिवन है ना। हमें लगता है यार कितने आसान क्वेश्चन है ना, लेकिन वो एज अ रिजल्ट याद रखने होते हैं हमें। ठीक है, ऐसे कितने रिजल्ट्स हैं एनसीईआरटी में, है ना, कौन कौन से रिजल्ट्स इंपॉर्टेंट हैं, उन पे आज हम बात करेंगे। कौन से चैप्टर के? ट्राइंगल्स चैप्टर की। ठीक है, तो चलिए करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले बिल्कुल बेसिक चीज़ों से। ठीक है, तो सबसे पहली बेसिक चीज़ है लाइन्स, है ना। लाइन क्या होती है? पहली चीज़, है ना, लाइन क्या होती है और लाइन सेगमेंट क्या होता है। ठीक है, तो बेसिकली लाइन इज डिफाइंड एज द लाइन ऑफ पॉइंट्स दैट एक्सटेंड्स इंडेफिनिटली इन 2 डायरेक्शन। राइट, सोचोगे क्या हो गया ना, तो लाइन बेसिकली यूक्लिड के हिसाब से, क्योंकि हम ओलंपियाड में यूक्लिडियन ज्योमेट्री पे ज़्यादा बात करते हैं, तो यूक्लिडियन ज्योमेट्री के हिसाब से अगर देखा जाए तो लाइन एक अनडिफाइंड टर्म है। ठीक है, वैसे यूक्लिड ने क्या कहा था कि अगर इफ़ यू फोल्ड अ पेज, है ना, if you fold a piece of paper, then crease of the paper will represent a line and it can be extended in both directions. right, आगे क्या कहते हैं कि it has length but no width no thickness। इसकी लेंथ होती है, ब्रेड्थ नहीं होती, थिकनेस नहीं होती है। अगर बात करें लाइन सेगमेंट की हिसाब, तो लाइन सेगमेंट क्या होता है? बेसिकली एक लाइन का ही एक पार्ट विच हैज़ 2 एंड पॉइंट्स। राइट, लाइन का ही एक पार्ट, अगर ये मान लीजिए ये लाइन है एक, ठीक है, तो इसी का एक पार्ट जिसके 2 एंड पॉइंट होना, दिस पार्ट, अगर इस पार्ट को अलग कर लिया जाए और यहाँ पे ड्रॉ कर लिया जाए, तो दिस पार्ट इज अ लाइन सेगमेंट। राइट, दिस पार्ट इज लाइन सेगमेंट। होप सो आपको ये बात समझ में आती होगी। ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है। और ये अगर पूरा देखा जाए तो दिस इज अ लाइन। ठीक है ना, ये एक लाइन है। ठीक है, अच्छा, लाइन और लाइन सेगमेंट में डिफरेंस पता चल गया। अब अगर मैं बात करूँ एक थर्ड पॉइंट की, या फिर मैं बोलूँ कि रे क्या होता है ना, तो आप क्या बोलेंगे? रे क्या होता है? रे भी पार्ट ऑफ लाइन ही होता है। रे भी क्या होता है? पार्ट ऑफ लाइन ही होता है, लेकिन इट हैज़ ओनली 1 एंड पॉइंट। राइट, इसका एक एंड पॉइंट होता है। लाइक ये ओ जो है इसका एक एंड पॉइंट है। ठीक है ना, ओ एक रे है। ठीक है साहब, और इसको एक डायरेक्शन में वी कैन एक्सटेंड इंडेफिनेटली, है ना। लाइन को वी कैन एक्सटेंड इन बोथ डायरेक्शंस, बट रे जो होता है इट हैज़ 1 एंड पॉइंट एंड इट कैन बी एक्सटेंडेड इन 1 डायरेक्शन ओनली। ठीक है, इस टाइप की जो चीज़ होती है उसको रे बोलते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, कोलिनियर पॉइंट्स। राइट, ठीक है, कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं साहब? तो मैं आपको सिंपल भाषा में बताऊं कि अगर ये कुछ पॉइंट्स हैं ए बी सी डी ई एफ जी, है ना, ये कुछ पॉइंट्स हैं। ठीक है, इनमें से अगर देखा जाए ए बी और सी तीनों एक ही लाइन में आ रहे हैं। ठीक है, ए बी और सी तीनों एक ही लाइन में आ रहे हैं, तो ये तीनों पॉइंट ए बी और सी जो होंगे ये कोलिनियर पॉइंट्स बोले जाएंगे। इफ़ 3 और मोर पॉइंट्स लाई ऑन द सेम लाइन। ठीक है, अगर 3 या उससे ज़्यादा पॉइंट एक ही लाइन में आते हैं तो उस टाइप के पॉइंट्स का जो सेट होता है उसको क्या बोलते हैं? कोलिनियर पॉइंट्स बोलते हैं। ठीक है, इफ 3 और मोर पॉइंट्स लाई ऑन द सेम लाइन देन दे आर कॉल्ड कोलिनियर पॉइंट्स। अच्छा, और अगर लाई ना करें तो, जैसे एक पॉइंट सर हम बोल दें कि एक पॉइंट अपना ए है, एक पॉइंट बी है और एक पॉइंट ई है। सर ये ए बी और ई तीनों पॉइंट्स पे बात कर रहे हैं, क्या ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं? नहीं, क्योंकि ये तीनों एक लाइन में नहीं आ रहे। तो जब ये कोलिनियर नहीं है तो इनको क्या बोला जाएगा? इनको बोला जाएगा नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। क्या बोला जाएगा? नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। इफ 3 और मोर पॉइंट्स आर देयर विच आर नॉट लेइंग ऑन द सेम लाइन देन दोज आर कॉल्ड नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। ठीक है, अच्छा क्या काम आता है? जैसे मान लीजिए अगर 3 पॉइंट्स कोलिनियर हैं, ठीक है, 3 पॉइंट्स अगर क्या हैं? कोलिनियर हैं, ठीक है, ए बी और सी,
ठीक है। तो उसका मीनिंग क्या निकालें, उसका मीनिंग निकालेंगे कि ए बी और सी अगर 3 पॉइंट्स कोलिनियर हैं तो डेफिनेटली उनके बीच की आप डिस्टेंस तो पता कर ही सकते हो। तो ए बी का जो डिस्टेंस होगा और बी सी का जो डिस्टेंस होगा और ए सी का जो डिस्टेंस होगा, इन तीनों डिस्टेंसेस में से एक डिस्टेंस ऐसा होगा जो सबसे बड़ा होगा, ठीक है ना। एक डिस्टेंस जो होगा वो सबसे बड़ा डिस्टेंस होगा। तो उस सिचुएशन में जो सबसे बड़ा डिस्टेंस होगा ए सी, वो बाकी दोनों डिस्टेंसेस ए बी और बी सी के सम के बराबर होगा, ठीक है। ये तो हम बात करते हैं किसमें, कोलिनियर पॉइंट्स में, ठीक है। बट अगर पॉइंट्स नॉन कोलिनियर हैं, ठीक है ना, तो तीनों पॉइंट्स कुछ इस टाइप से होंगे, ठीक है। ए पॉइंट यहाँ होगा, बी पॉइंट यहाँ होगा, सी पॉइंट यहाँ होगा। अब अगर मैं तीनों पॉइंट्स में बीच में डिस्टेंस निकालूं, कोई भी दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस निकालूं, यानी ए और बी के बीच की डिस्टेंस, बी और सी के बीच की डिस्टेंस और ए और सी के बीच की डिस्टेंस, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, अगर पॉइंट्स नॉन कोलिनियर हैं तो वो ट्राइंगल इनइक्वालिटी को फुलफिल करते हैं ना, ट्राइंगल इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करते हैं हमेशा। मतलब क्या होता है सर इस बात का, अगर 3 पॉइंट्स नॉन कोलिनियर हैं तो डेफिनेटली इनमें से कोई भी 2 डिस्टेंसेस है ना, ए बी और बी सी की जो डिस्टेंसेस होंगी उन दोनों का सम ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड डिस्टेंस ए सी, ठीक है। अगर पॉइंट्स नॉन कोलिनियर हैं तो वो ट्राइंगल इनइक्वालिटी को है ना फुलफिल करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं। इज इट क्लियर टू एवरीवन? होप सो होगा ही क्लियर। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, ठीक है। अगेन अमेजिंग पॉइंट्स, राइट। ऑफ ऑल लाइन सेगमेंट्स दैट कैन बी ड्रॉन टू अ गिवन लाइन, ठीक है ना। एक लाइन है, ठीक है ना साहब, एक लाइन है हमारे पास में और एक पॉइंट है, ठीक है। उस पॉइंट से मैंने उस लाइन के ऊपर कुछ लाइन सेगमेंट ड्रॉ किए ना, एक ये ड्रॉ किया, एक ये ड्रॉ किया, एक ये ड्रॉ किया, एक ये ड्रॉ किया, एक इधर ड्रॉ किया, एक इधर ड्रॉ किया, ठीक है। बहुत सारे लाइन सेगमेंट्स ड्रॉ किए। तो ऑफ ऑल लाइन सेगमेंट्स विच कैन बी ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट टू अ लाइन, ठीक है ना साहब, एक पॉइंट से एक लाइन के ऊपर जितने भी लाइन सेगमेंट हम ड्रॉ कर सकते हैं उन सब में जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाला लाइन सेगमेंट होगा वो परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट होगा, ठीक है ना। जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाला लाइन सेगमेंट होगा वो क्या होगा, परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट होगा। और दोनों ये जो बात है उसका वाइस वर्सा भी ट्रू है ना, कि जो परपेंडिकुलर होगा वो शॉर्टेस्ट होगा या फिर जो शॉर्टेस्ट होगा वो परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। दोनों वाइस वर्सा भी ट्रू हैं। सो ऑफ ऑल द पॉइंट्स of all the line segments that can be drawn to a given line from a point not laying on it, the perpendicular line segment is the shortest, ठीक है। और इसका वाइस वर्सा भी क्या है, ट्रू है। होप सो ये पहली बात जो बहुत अलग लेवल की है, जो पहले शायद सुनी हो या ना भी सुनी हो। बेसिकली ये क्लास 9 की एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन के फॉर्मेट में भी गिवन है, अगर आपको समझ में आई तो बहुत बढ़िया। 6 पॉइंट पे बात करते हैं। इफ़ 3 और मोर पैरेलल लाइंस, है ना, 3 या उससे ज़्यादा पैरेलल लाइंस हैं, 3 या उससे ज़्यादा क्या है, पैरेलल लाइंस है। लेट्स से दिस इज़ द फर्स्ट वन, दिस इज़ द सेकंड वन, दिस इज़ द थर्ड वन। ये तीनों पैरेलल लाइंस है ना, L1 L2 L3, ठीक है ना साहब। ये 3 पैरेलल लाइंस है L1 L2 L3, ठीक है। आगे क्वेश्चन आगे कहता है आर इंटरसेक्टेड बाय 2 ट्रांसवर्सल, ठीक है ना। ये फर्स्ट ट्रांसवर्सल है, ठीक है ना, और ये सेकेंड ट्रांसवर्सल है, ठीक है। फर्स्ट ट्रांसवर्सल ने इसको इंटरसेक्ट किया A B C पॉइंट्स पे, ठीक है ना साहब, और सेकंड ट्रांसवर्सल ने इसको इंटरसेक्ट किया P Q R पॉइंट्स पे, ठीक है साहब। तो आगे क्या कहता है, देन द इंटरसेप्ट्स मेड बाय देम ऑन द ट्रांसवर्सल आर प्रोपोर्शनल। जो इंटरसेप्ट्स बनेंगे इन दोनों ट्रांसवर्सल्स के, इन पैरेलल लाइंस के बीच में, वो प्रोपोर्शनल होंगे। प्रोपोर्शनल होने का मतलब क्या है कि जो रेशो AB और BC का होगा, जो रेशो AB और BC का होगा वही रेशो किसका होगा, PQ और QR का होगा, PQ और QR का होगा, ठीक है। अच्छा, मान लीजिए अगर ये पैरेलल लाइंस इक्वल डिस्टेंसेस पे होंगी तो AB और BC बराबर होंगे, तब PQ और QR भी बराबर होंगे, रिगार्डलेस टू दिस सिचुएशन कि ABC ये वाली लाइन कोई कौन से एंगल पे ड्रॉ हुई थी और ये कौन से एंगल पे ड्रॉ हुई थी, ये मैटर नहीं करता। अगर लाइंस पैरेलल हैं तो इंटरसेप्ट प्रोपोर्शनल होंगे ही होंगे। अगर लाइंस जो पैरेलल लाइंस है वो इक्वल डिस्टेंसेस पे हैं तो इंटरसेप्ट्स बराबर होंगे ही होंगे। और जब इंटरसेप्ट बराबर होते हैं तो ये वाला जो स्टेटमेंट है, दिस इज नॉन एज इंटरसेप्ट थ्योरम। वैसे याद करने के लिए ये बहुत बढ़िया चीज़ है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट निकल के आता है, दैट इज एंगल्स, राइट, है ना, एंगल्स के बारे में, ठीक है। तो एंगल्स क्या होते हैं साहब, तो आपको पता होगा एंगल के बारे में, ठीक है। बेसिकली अगर किसी एक पॉइंट से 2 रेज एग्जर्ट करें, ठीक है, ये एक पॉइंट है, लेट्स से O पॉइंट, है ना, एक फिक्स पॉइंट है। इस फिक्स पॉइंट से 2 रेज एग्जर्ट कर रही हैं, एक रे है OA और एक रे है OB, ठीक है। तो जब किसी एक फिक्स पॉइंट से 2 रेज एग्जर्ट कर रही होती हैं तो उन दोनों रेज के बीच में जो यूनियन बनता है
उसको हम एंगल बोलते हैं। ये जो यूनियन बनेगा दिस इज एंगल, ठीक है। बट अगर दूसरे तरीके से समझना चाहें, ट्रिग्नोमेट्री के तरीके से अगर थोड़ा सा देखना चाहें, तो मैं बता देता हूँ आपको उस तरीके से भी कि अगर मान लो ये एक कॉमन एक फिक्स पॉइंट से 2 रेज एग्जर्ट कर रही हैं, ठीक है ना, और मैं इस OA रे को ही मैं बोलूँ कि ये रे उठ करके OB वाली सिचुएशन पे चली जाए ना, ये उसकी इनिशियल कंडीशन है और ये उसकी फाइनल पोजीशन है, राइट। ये इनिशियल पोजीशन और ये फाइनल पोजीशन, और मैं ये बोल रहा हूँ कि ये OA जो रे है ना, ये रोटेट होके वहाँ तक गई है ना, रोटेट होके ना, ये फिक्स पॉइंट है तो यहाँ से ये रोटेट होके यहाँ तक गई है, ठीक है ना। तो अगर किसी सिचुएशन में एक रे रोटेट होके दूसरी रे की पोजीशन ले रही है, तो उस सिचुएशन में हम ये बोलेंगे कि ये जो रोटेशन यहाँ पे हुआ है, उस रोटेशन का जो मेज़र होगा ना, मेज़र ऑफ रोटेशन, ठीक है, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एंगल, है ना, इज बेसिकली एंगल, ठीक है। मेजर ऑफ रोटेशन जो होती है वो एंगल होती है। अब आप बोलोगे सर रोटेशन तो 2 डायरेक्शन में होता है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, है ना, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन को पॉजिटिव लोगे या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को पॉजिटिव लोगे, तो भाई ट्रिग्नोमेट्री में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब रोटेशन होता है तो उसको हम पॉजिटिव एंगल कंसिडर करते हैं और क्लॉकवाइज को नेगेटिव एंगल कंसिडर करते हैं। लेकिन यूक्लिडियन ज्योमेट्री में दोनों को ही हम पॉजिटिव एंगल की तरीके से ही कंसिडर करते हैं, ठीक है। चलिए, तो यूक्लिडियन ज्योमेट्री अभी हम पढ़ रहे हैं तो पॉजिटिव नेगेटिव वाला खेल नहीं आएगा। बात करते हैं मेन कि एन एंगल इज फॉर्म्ड व्हेन 2 नॉन कोलिनियर, है ना, रेज ओरिजिनेट फ्रॉम द सेम एंड पॉइंट। किसी एक एंड पॉइंट से 2 रेज अगर एक्सर्ट कर रही हैं, निकल रही हैं, तो उनके बीच में जो बनता है दैट इज एंगल, एंड द कॉमन एंड पॉइंट इज कॉल्ड द वर्टेक्स ऑफ द एंगल, ठीक है ना। ये कॉमन एंड पॉइंट जो होता है दिस इज कॉल्ड वर्टेक्स ऑफ द एंगल, वर्टेक्स ऑफ द एंगल, ठीक है, बिल्कुल सही है। एंड द 2 रेज आर कॉल्ड द आर्म्स ऑफ द एंगल, ठीक है ना। ये दोनों क्या है, ये और ये दोनों क्या है, आर्म्स ऑफ एंगल, है ना, आर्म्स ऑफ एंगल, ठीक है सर, खेला समझ में आया। अगला पॉइंट क्या है, द सम ऑफ ऑल द एंगल्स अराउंड अ पॉइंट इज इक्वल टू 360 डिग्री, है ना। जो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट के अराउंड जितने भी एंगल्स बन रहे होते हैं उन सारे एंगल्स का जो सम होता है दैट इज 360 डिग्री, ठीक है। किसी भी सिचुएशन में इस पॉइंट के अराउंड, जैसे मान लो यहाँ पे एक रे निकल रही है, एक रे यहाँ पे निकल रही है, एक रे यहाँ पे निकल रही है, एक रे यहाँ पे निकल रही है और एक रे यहाँ पे निकल रही है, ये 5 एंगल बन रहे हैं, ठीक है ना, 1 2 3 4 5, है ना। कुछ लोग 1 2 3 4 5 को कुछ और समझ लेंगे, है ना, तो क्यों ना नेमिंग बदल दी जाए। ये एंगल X है, ये Y है, ये Z है, ये W है और ये U है ना। तो बेसिकली इन 5 एंगल्स का सम जो होगा वो 360 डिग्री होगा, क्योंकि किसी एक पॉइंट के अराउंड सारे एंगल्स का सम 360 डिग्री होता है। अगला पॉइंट, एंगल को मेजर करने की यूनिट क्या होती है, तो भाई एवरी एंगल हैज़ अ मेजर एंड यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल इज डिग्री, है ना। जनरली हम एंगल को डिग्री में मेजर करते हैं, ठीक है ना। डिग्री क्या है, इंग्लिश सिस्टम है एंगल को मेजर करने का, ठीक है। अच्छा, और अगर देखा जाए डिग्री की छोटी यूनिट्स तो 1 डिग्री में 60 मिनट्स होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं, राइट, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। ये मिनट और सेकंड जो है वो टाइम वाला नहीं है, ये एंगल वाली जो एंगल की छोटी यूनिट्स हैं इनको उस टाइम वाली यूनिट से कंपेयर ना करें। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, आप, है ना। एंगल की कुछ टाइप्स हैं, है ना, तो उसमें सबसे पहला कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है साहब, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, अगर मान लीजिए 2 एंगल्स हैं हमारे पास में, एक पेयर ऑफ एंगल है, उनका सम जो है वो 90 डिग्री के बराबर है, 1 राइट एंगल मतलब 90 डिग्री एंगल के बराबर है ना। तो उस सिचुएशन में हम क्या बोलेंगे, दोनों एंगल्स क्या हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, ठीक है। वेट फॉर अ सेकेंड गाइज। आपको इससे पहले ये चीज़ तो पता होगी ही, है ना, टाइप्स ऑफ एंगल में, ठीक है। टाइप्स ऑफ एंगल में आपको ये चीज़ पता होगी, अगर नहीं पता है तो हल्का सा रिवाइज, टाइप्स ऑफ एंगल, ठीक है। अगर टाइप्स ऑफ एंगल में ये चीज़ आपको नहीं पता है तो ध्यान से सुन लीजिए। एक्यूट एंगल क्या होता है साहब, एक्यूट एंगल क्या होता है, एक ऐसा एंगल, है ना, जिसकी मेजरमेंट, है ना, एक ऐसा एंगल जिसकी मेजरमेंट, एंगल जिसका मेजरमेंट, है ना, which is greater than 0 डिग्री एंड लेसर देन 90 डिग्री, है ना, दैट इज एक्यूट एंगल। दैट इज क्या होता है, एक्यूट एंगल होता है, ठीक है। 90 डिग्री और 0 डिग्री के बीच में जो एंगल होगा वो अपना एक्यूट एंगल होगा, ठीक है। राइट एंगल क्या होगा, जो एग्जैक्टली कितने का, राइट एंगल मतलब एग्जैक्टली कितने का, एग्जैक्टली
90 डिग्री का, ठीक है। थर्ड ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है ना। ऑब्ट्यूज एंगल की क्या खास बात है, बिटवीन 90 डिग्री एंड 180 डिग्री, ठीक है। अच्छा जी, और स्ट्रेट एंगल क्या होता है, स्ट्रेट एंगल क्या होता है, जिसकी मेजरमेंट एग्जैक्टली कितनी हो, 180 डिग्री है ना, एग्जैक्टली। और रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है साहब, रिफ्लेक्स एंगल वो एंगल है ना जिसकी मेजरमेंट कितनी होती है ना, बिटवीन 180 डिग्री एंड 360 डिग्री, ठीक है। तो उसको अपन क्या बोल देते हैं, रिफ्लेक्स एंगल बोल देते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं, है ना। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, अगर मान लीजिए 2 एंगल्स हैं अपने पास में, एक एंगल ए है और एक एंगल बी है ना, अगर इन दोनों एंगल्स का सम यानी ए प्लस बी का सम अगर एग्जैक्टली 90 डिग्री है, तो उस सिचुएशन में इन दोनों एंगल्स को क्या बोला जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कि ए और बी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है ना, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हैं। जब भी दो एंगल कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं ना, जब भी दो एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं ना, जब भी है ना, जब भी है ना, 2 एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री, 2 एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री, आर कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है। देन अज्यूम देम, क्या क्या कैसे अज्यूम करोगे, एक को थीटा मानोगे तो दूसरा 90 माइनस थीटा हो जाएगा ना, ठीक है। दो अलग अलग वेरिएबल लेने की बजाय, ए और बी लेने की बजाय एक को थीटा मान लो तो दूसरा 90 माइनस थीटा हो जाता है। और फिर इस टाइप से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तो चीज़ें थोड़ी आसान रहती हैं। जितने ज़्यादा वेरिएबल कम रहेंगे, जितनी ज़्यादा अननोन क्वांटिटी कम रहेंगी, तो क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट इज सप्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है। अगर मान लीजिए 2 एंगल्स हैं, उनका मेजरमेंट का सम जो है वो कितना है, 180 डिग्री है ना। एक एंगल ए है, एक एंगल बी है, दोनों का सम कितना हो जाए, 180 डिग्री हो जाए, तो सिचुएशन में, ठीक है, ये दोनों एंगल्स को क्या बोला जाएगा, सप्लीमेंट्री एंगल्स बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा, सप्लीमेंट्री एंगल बोला जाएगा, ठीक है। अगली बात दूसरी बात क्या है, दूसरी बात ये है कि अगर मैं ये बोलूँ बेटा कि सिंपल भाषा में कि दो सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं और वो एडजेसेंट एंगल्स भी हैं। एडजेसेंट एंगल क्या होता है, अब एक बच्चा बोलेगा एडजेसेंट एंगल, सर ये नई टर्म आ गई, एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं, एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं, ठीक है। तो देखना ध्यान से डायग्राम में, ये 2 एंगल हैं बेसिकली, ठीक है। एक है एंगल AOB और एक एंगल है BOC, ठीक है ना। तो बेसिकली एंगल AOB एंड एंगल BOC आर एडजेसेंट, ये दोनों एडजेसेंट एंगल्स हैं, ठीक है ना। इसी से चीज़ें याद रहेंगी, है ना, याद रखनी है, इसी से चीज़ें याद रखनी है। ध्यान से सुनना, दो एंगल्स एडजेसेंट एंगल्स कब होते हैं, जब दो एंगल्स कुछ इस टाइप से हो कि उनका वर्टेक्स कॉमन हो, है ना। जो वर्टेक्स ऑफ एंगल होता है वो दोनों का सेम होना चाहिए और दोनों की एक आर्म जो होनी चाहिए वो दोनों की कॉमन होनी चाहिए। एक आर्म क्या होनी चाहिए, दोनों की कॉमन, है ना। तो एंगल AOB और एंगल BOC है ना, दोनों में ये जो आर्म है ना OB, वो इधर वाले एंगल में भी आ रही है और उधर वाले एंगल में भी आ रही है। और क्या खास बात है कि जो दोनों एंगल्स की नॉन कॉमन आर्म्स हो, क्या हो, नॉन कॉमन आर्म्स, वो इस कॉमन आर्म के इधर साइड हो ना, एक की नॉन कॉमन आर्म उधर और एक की इधर हो, तब हम बोलते हैं कि दोनों एंगल क्या हैं, एडजेसेंट एंगल्स हैं। अब जब दो एंगल एडजेसेंट हैं, जैसे ये दोनों एंगल हैं, एक ये और एक ये, अगर दो एंगल एडजेसेंट है, उनका सम अगर 180 डिग्री है, तो डेफिनेटली उनकी जो नॉन कॉमन आर्म है, ये वाली नॉन कॉमन आर्म और ये वाली नॉन कॉमन आर्म, दोनों क्या बनाती हैं, ये दोनों बनाती हैं एक स्ट्रेट लाइन, ठीक है। ये दोनों नॉन कॉमन आर्म क्या बनाती हैं, स्ट्रेट लाइन बनाती हैं, अगर एडजेसेंट एंगल्स का सम कितना हो जाए, 180 डिग्री हो जाए, है ना। ऐसे एंगल्स को हम लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट पॉइंट पे, ठीक है। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं साहब, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, जब दो लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी तो उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वाला जो वर्टेक्स होगा, है ना, ये जो वर्टेक्स होगा, इस वर्टेक्स के अपोजिट वाले एंगल, है ना, यानी एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 होता है ना, एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4 होता है ना। तो बेसिकली ये क्या होते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टेक्स के अपोजिट वाले एंगल आपस में बराबर होते हैं जब भी 2 लाइन्स इंटरसेक्ट करेंगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स पोस्टुलेट, ठीक है। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल पोस्टुलेट क्या कहता है कि जैसे मान लो अगर दो पैरेलल लाइन्स है अपने पास में, एक लाइन है L और एक लाइन है M, इनको कोई ट्रांसवर्सल N ने इंटरसेक्ट किया, ठीक है ना, इनको किसी ट्रांसवर्सल ने क्या किया, इंटरसेक्ट किया, तो जो सेम सिचुएशन में एंगल बनते हैं उनको हम कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बोलते हैं। सेम सिचुएशन का मतलब क्या है, सेम सिचुएशन का मतलब एक बार समझ लो, पैरेलल लाइंस के ऊपर और ट्रांसवर्सल के राइट में, पैरेलल लाइंस के ऊपर और ट्रांसवर्सल के राइट में,
तो पैरेलल के ऊपर ट्रांसवर्सल के राइट में, है ना, तो ये एंगल बन रहे हैं यहाँ पे दोनों सिचुएशन में ना, ठीक है। तो ये दोनों एंगल क्या हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स का पेयर है ये, ठीक है ना, ये दोनों आपस में बराबर होंगे। एज इट इज पैरेलल के ऊपर और ट्रांसवर्सल के लेफ्ट में, है ना, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ठीक है, दोनों आपस में बराबर होंगे, ठीक है। तो बेसिकली ये कौन से एंगल्स हैं साहब, ये हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये आपस में बराबर होते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है, तो ये बेसिकली आपने पढ़ा होगा कि जब भी दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करती है, ठीक है ना, तो जेड की शेप में ना ये एंगल बनते हैं ना, कौन से शेप में, जेड की शेप में एंगल्स बनते हैं ना, ये जेड बन रहे हैं, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों बराबर होंगे, है ना। कौन से एंगल होते हैं ये, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं, ठीक है। अब अगर मैं अगली बात करूं तो जेड ऐसे भी बन सकता है ना, जेड ऐसे भी बन सकता है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों क्या होंगे, बराबर। क्या बोला जाएगा इनको, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बोला जाएगा, ठीक है। होप सो पता ही होगा इतना तो, है ना। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, ठीक है, ट्राइंगल पे आ जाते हैं, ठीक है। ट्राइंगल पे आ जाते हैं, 20 मिनट में हमने बहुत सारी चीज़ें रिवाइज़ की, है ना, बहुत सारी चीज़ें रिवाइज़ की जो कि हमें पता थी, लेकिन इनमें से कुछ बातों में कुछ कमियां थी, वो कमियां आपकी, है ना, फुलफिल हो गई होंगी, आपको आइडिया लग गया होगा। अब बात करते हैं ट्राइंगल्स पे। तो ट्राइंगल क्या होता है साहब, अ प्लेन फिगर, है ना, बाउंडेड बाय 3 लाइन्स इन अ प्लेन इज कॉल्ड अ ट्राइंगल, ठीक है ना। बेसिकली अगर किसी भी सिचुएशन में ऐसा कुछ आपको डायग्राम मिल रहा है ना, जो 3 लाइन सेगमेंट्स से मिलके, 3 लाइन सेगमेंट्स, लाइन नहीं बोल रहा हूँ, 3 लाइन सेगमेंट्स से मिलके अगर एक क्लोज फिगर बनता है, तो उस क्लोज फिगर को क्या बोलते हैं अपन, ट्राइंगल बोलते हैं। ट्राइंगल की क्या खास बात होती है, ट्राइंगल में 3 साइड्स होती हैं, है ना, जैसे ए बी साइड, बी सी साइड और सी ए साइड, 3 साइड्स होंगी, 3 वर्टेक्स होंगे ए बी और सी, ठीक है ना, 3 एंगल्स होंगे 1 2 3, है ना, तीनों एंगल्स होंगे, ठीक है। और क्या खास बात होगी, और बहुत सारी खास बातें हैं ट्राइंगल में, है ना, जानने के लिए, है ना। तो करते हैं शुरू। कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं साहब ट्राइंगल की, है ना। पहली चीज, सम ऑफ द इंटरनल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। ट्राइंगल के तीनों इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री। सर हमें पता है, कोई बात नहीं। अगली बात, इफ अ साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज प्रोड्यूस्ड, किसी ट्राइंगल की एक साइड को अगर आगे बढ़ा दिया जाए ना, इस साइड को बढ़ा दिया जाए आगे, है ना, तो जो एक्सटेंडेड पार्ट है, जो उस साइड का एक्सटेंडेड पार्ट है, वो ट्राइंगल के साथ में एक एंगल बनाता है। एक्सटेंडेड पार्ट ट्राइंगल के साथ में एंगल बनाता है, ये वाला एंगल, ठीक है ना। दिस एंगल इज कॉल्ड एक्सटीरियर एंगल। क्या बोलते हैं इसको, एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल, है ना। और ये एक्सटीरियर एंगल की क्या खास बात होती है, ये इंटीरियर टू अपोजिट एंगल्स के सम के बराबर होता है ना, कि अगर ये एंगल स्मॉल ए और ये एंगल स्मॉल सी है, तो ये एंगल की वैल्यू ए प्लस सी के बराबर होती है, ठीक है। ये एंगल की वैल्यू क्या होती है, ए प्लस सी के बराबर होती है। क्या ये बात क्लियर है, होप सो क्लियर होगी, है ना। दिस इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं इसको, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, है ना। ट्राइंगल की किसी भी एक साइड को एक्सटेंड करोगे तो जो एक्सटीरियर वाला पार्ट है वो ट्राइंगल के साथ जो एंगल बनाएगा वो इंटीरियर टू अपोजिट एंगल्स के सम के बराबर होती है, ठीक है। थर्ड पॉइंट, इन एनी ट्राइंगल द एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, है ना। इक्वल साइड्स के अपोजिट वाले एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया। इन एनी ट्राइंगल द साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, है ना। अच्छा, और अगर साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल, मतलब सिंपल सी बात है, बहुत ध्यान से सुनने वाली बात है, कि अगर मान लीजिए एक ट्राइंगल है ना, जिसमें आपको ये गिवन है, ए बी सी ट्राइंगल में अगर आपको ये गिवन है कि एंगल बी और एंगल सी बराबर है ना, अगर मान लो ये गिवन है कि एंगल बी और एंगल सी क्या है, बराबर हैं, तो ये इम्प्लाई करता है, एंगल बी और एंगल सी अगर बराबर है तो एंगल बी के सामने वाली साइड यानी ए सी वो बराबर होगा किसके, एंगल सी के सामने वाली साइड यानी ए बी के बराबर होगा। क्लियर, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, कि अगर मान लो एक ट्राइंगल है ए बी सी, है ना, उसमें क्या गिवन है आपको, ट्राइंगल ए बी सी में आपको क्या गिवन है, आपको गिवन है कि ए बी और ए सी बराबर है ना, यानी ट्राइंगल की दो साइड्स आपस में बराबर हैं, ए बी बराबर है ए सी के, ठीक है। तो ए सी के सामने वाला एंगल और ए बी के सामने वाला एंगल दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो ये इंप्लाई करेगा कि एंगल बी और एंगल सी भी क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। होप सो ये चीज़ें छोटी छोटी कॉमन बातें हैं जो याद रखनी होती हैं। ये बेसिकली एनसीईआरटी से प्रोवाइडेड रिजल्ट्स हैं हमारे पास में, ठीक है। बात करते हैं टाइप्स ऑफ ट्राइंगल की, ठीक है, टाइप्स ऑफ ट्राइंगल की। तो ट्राइंगल के टाइप्स में अगर मैं बात करूं तो देखो, ट्राइंगल के टाइप्स जो है ना, क्योंकि ट्राइंगल 3 साइड्स वाला पॉलीगन है, क्या है 3 साइड्स वाला पॉलीगन। पॉलीगन क्या होता है सर, पॉलीगन क्या होता है सर, पहले पॉलीगन बता दो, पॉलीगन का नाम आ गया तो पहले पॉलीगन बता दो। तो भाई पॉलीगन के बारे में भी सुन लो, पॉलीगन क्या होता है साहब, पॉलीगन इज बेसिकली क्लोज्ड फिगर, है ना, formed by using line segments, ठीक है,
क्या लगता है साहब? एक क्लोज फिगर बनाना है लाइन सेगमेंट्स का यूज करते हुए ना, ये जनरल डेफिनेशन, प्रॉपर डेफिनेशन ये नहीं है ना, ये जनरल डेफिनेशन है जिससे आप समझ सकते हो कि पॉलीगन क्या होता है, ठीक है। तो बेसिकली एक क्लोज फिगर बनाना है लाइंस का यूज करके। तो एक बच्चा बोलेगा सर मैं तो 50 लाइन यूज करूंगा तब जाके एक डायग्राम बनाऊंगा। कोई दिक्कत नहीं बेटा, उस पर्टिकुलर पॉलीगन को जिसमें आपने 50 साइड्स यूज किए हैं तो वो 50 साइडेड पॉलीगन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 50 साइडेड पॉलीगन हो जाएगा। वैसे ही है ना, अगर देख लीजिए, मान लीजिए अगर मुझे 2 साइड से मिला करके क्लोज फिगर बनाना हो तो वो कभी नहीं बन सकता क्लोज फिगर, ठीक है ना। तो मिनिमम 3 साइड्स आर रिक्वायर्ड टू ड्रॉ अ पॉलीगन। और जब 3 साइडेड वाला पॉलीगन बनता है ना, 3 साइड्स का यूज़ करके अगर हम पॉलीगन बनाते हैं तो उसको ट्राइंगल बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? ट्राइंगल बोल देते हैं। अगर हम 4 साइड्स का यूज़ करके अगर हम क्या बनाते हैं, बनाते हैं एक क्लोज्ड फिगर, ठीक है, 4 साइड्स वाला, ठीक है, तो उसको हम क्या बोल देते हैं? उसको हम क्वाड्रिलेटरल बोल देते हैं, ठीक है, ठीक है। अगर हम 5 साइड्स का यूज़ करके अगर हम कोई एक क्लोज फिगर बना रहे हैं, ठीक है ना, यानी हम 5 साइड्स यूज़ कर रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे? उसको हम क्या बोलेंगे? पेंटागन। क्या बोलेंगे? पेंटागन, ठीक है, ठीक है। अगर हम 6 साइड्स का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है ना, तो हम जो क्लोज फिगर बना रहे हैं, इस क्लोज फिगर में कितनी साइड्स यूज़ की हमने? 6 साइड्स। तो इसको क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे हेक्सागन, ठीक है। अच्छा जी, ऐसे ही आगे बढ़ते जाएंगे, 7 साइड्स वाला हेप्टागन, 8 साइड्स वाला ऑक्टागन, है ना, एंड सो ऑन चलते जाएंगे, ठीक है। ये बेसिकली पॉलीगन के बारे में थोड़ी सी चर्चा हो गई। अभी है ना, पॉलीगन के बारे में और चर्चा ना, पॉलीगन के बारे में थोड़ी और चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। पॉलीगन के बारे में और चर्चा में कि सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन, ठीक है। किसी पॉलीगन के सारे इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है? याद रखना है बेटा, याद रखना है कितना होता है, ठीक है। कितना होता है साहब? n-2 टाइम्स 180 डिग्री। और किसी पॉलीगन के सारे एक्सटीरियर एंगल्स का सम, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स, एक्सटीरियर एंगल्स का सम, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन क्या होगा? क्या होगा साहब? ये होगा 360 डिग्री। कितना होगा? 360 डिग्री। सारे बेसिक कॉन्सेप्ट रिवाइज करवा रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, ये बात तो सर समझ में आ गई, है ना। और क्या बातें हो सकती है सर? और क्या बातें हो सकती हैं? तो भाई और बातों में से अगर देखा जाए तो आप ये समझो कि टाइप्स ऑफ पॉलीगन में कुछ और चीज़ें भी होती है ना, टाइप्स ऑफ पॉलीगन में कुछ और चीज़ें भी होती है ना, टाइप्स ऑफ पॉलीगन, ठीक है ना। बहुत सारे टाइप्स होंगे, बहुत सारे टाइप्स होंगे। मैं सिर्फ 2 पे बात कर रहा हूँ, इंपॉर्टेंट 2 पे ना, ठीक है, ठीक है। इंपॉर्टेंट 2 पॉलीगन्स पे बात कर रहा हूँ, ठीक है। पहला होता है इक्विलेटरल, इक्विलेटरल, ठीक है, इक्विलेटरल। इक्विलेटरल पॉलीगन का मतलब क्या होता है? इक्विलेटरल पॉलीगन का मतलब होता है जिसकी सारी साइड्स आपस में बराबर हो ना, जिसकी सारी साइड्स की लेंथ आपस में क्या हो? बराबर हो, है ना, है ना। पॉलीगन विद इक्वल लेंथ ऑफ साइड्स, इक्वल लेंथ साइड्स, ठीक है, उसको अपन क्या बोलते हैं? इक्विलेटरल बोल देते हैं, ठीक है। और अगर मैं बात करूं दूसरे नंबर पे, तो दूसरा होता है इक्वी एंगुलर। अब एक बच्चा बोलेगा सर इसका अपोजिट नहीं होता होगा इक्विलेटरल का? तो भाई अगर सारी साइड्स की लेंथ आपस में बराबर नहीं है तो वो इक्विलेटरल नहीं होगा, उसको नॉन इक्विलेटरल बोलेंगे, ठीक है। अभी इक्वी एंगुलर क्या होगा? इक्वी एंगुलर, इक्वी एंगुलर पॉलीगन क्या होगा? इक्वी एंगुलर पॉलीगन क्या होता है? इक्वी एंगुलर पॉलीगन वो पॉलीगन होता है, ठीक है ना, वो पॉलीगन होता है ना, जिसका 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 मेजर ऑफ ईच इंटीरियर एंगल इज इक्वल, मेजर ऑफ ईच इंटीरियर एंगल, ईच इंटीरियर एंगल इज सेम, ठीक है ना। सारे इंटीरियर एंगल्स का मेजरमेंट क्या हो, अगर सेम हो तो वो इक्वी एंगुलर हो जाता है, ठीक है ना। अब थर्ड पॉइंट पे बात करते हैं जो इन दोनों से मिलके बना है, उसको बोलते हैं रेगुलर पॉलीगन, है ना। रेगुलर पॉलीगन क्या होता है साहब? रेगुलर पॉलीगन क्या होता है? रेगुलर पॉलीगन वो रेगुलर पॉलीगन बेसिकली, है ना, जो पॉलीगन, ठीक है ना साहब, पॉलीगन, ठीक है ना साहब, जो इक्विलेटरल एंड इक्वी एंगुलर बोथ, इक्वी एंगुलर
दोनों हो, ठीक है, जो इक्विलेटरल भी हो, इक्वी एंगुलर भी हो ना, जिसके सारे साइड्स की लेंथ आपस में बराबर भी हो और सारे इंटीरियर एंगल की मेजरमेंट भी आपस में बराबर हो। सर एक एग्जांपल दो जो इक्विलेटरल हो और इक्वी एंगुलर ना हो, है ना। तो भाई मैं बता देता हूँ, रोम्बस जो है, रोम्बस आपने सुना होगा, क्वाड्रिलेटरल का ही एक टाइप है रोम्बस। उसकी चारों साइड्स की लेंथ आपस में बराबर होती है, लेकिन इंटीरियर एंगल की मेजरमेंट आपस में बराबर नहीं होती। तो रोम्बस जो है वो इक्विलेटरल है ना। और रेक्टेंगल जो है वो इक्वी एंगुलर है, उसकी चारों एंगल की मेजरमेंट 90 90 90 90 है, लेकिन वो रेगुलर नहीं है। लेकिन अगर रेगुलर पॉलीगन की बात करूं मैं, तो स्क्वायर जो है उसके चारों इंटीरियर एंगल की मेजरमेंट 90 डिग्री भी होती है और चारों साइड्स की लेंथ बराबर भी होती है। तो स्क्वायर जो होता है वो रेगुलर पॉलीगन होता है, ठीक है। अच्छा, तो अगर किसी सिचुएशन में आपसे पूछ लिया जाए मेजर ऑफ ईच इंटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगन, किसी एक इंटीरियर एंगल की, है ना, ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन, ठीक है, एक रेगुलर पॉलीगन है साहब, ठीक है, उसकी ईच इंटीरियर एंगल की मेजरमेंट पूछनी है ना। तो क्या करेंगे, ये जितने बेसिकली इसमें क्या है, सारे एंगल्स का सम जो है वो n-2 इंटू 180 डिग्री है, उसमें अगर नंबर ऑफ एंगल्स का डिवाइड कर दें तो कितना आ जाएगा, डिवाइड में n आ जाएगा। जैसे ट्राइंगल में 3 साइड्स थी, 3 ही एंगल्स थे, वैसे जैसे क्वाड्रिलेटरल में 4 साइड्स और 4 एंगल होते हैं, वैसे ही n साइड्स के पॉलीगन में n एंगल्स होते हैं। तो अगर मुझे हर एक इंटीरियर एंगल की मेजरमेंट निकालनी है, अगर पॉलीगन रेगुलर है, रेगुलर मतलब कि सारी साइड्स की लेंथ भी बराबर है, सारे एंगल्स की मेजरमेंट भी बराबर है, तो मैं सारे एंगल्स के सम में n का डिवाइड करके क्या निकाल सकता हूँ, ईच इंटीरियर एंगल की मेजरमेंट निकाल सकता हूँ, ठीक है। अच्छा, तो मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल अगर कोई पूछ ले कि हर एक एक्सटीरियर एंगल की क्या मेजरमेंट होगी, तो कैसे निकालेंगे, है ना। तो क्या करेंगे, जो सारे एंगल्स का सम है 360, उसमें हम n का डिवाइड कर देंगे, तो ईच एक्सटीरियर एंगल की मेजरमेंट आ जाती है। अब यहाँ से जब बात क्लियर हो ही गई, तो मैं बात कर लेता हूँ टाइप्स ऑफ ट्राइंगल में। तो ट्राइंगल जो है क्लोज पॉलीगन है, जिसके अंदर 3 साइड्स होती हैं, 3 वर्टिसेस होते हैं। तो ट्राइंगल को हम कैरेक्टराइज कर सकते हैं, है ना, कैटेगराइज कर सकते हैं, किसमें बेसिकली 2 टाइप से कैटेगराइज कर सकते हैं। कौन कौन से 2 टाइप हैं साहब, एक तो अकॉर्डिंग टू मेजरमेंट ऑफ एंगल और एक अकॉर्डिंग टू मेजरमेंट ऑफ साइड्स, ठीक है। साइड्स के अकॉर्डिंग क्या होगा मेजरमेंट, और एंगल्स के अकॉर्डिंग क्या होगा, वो साफ साफ लिखा हुआ है, ठीक है। अगर देखा जाए बेस्ड ऑन साइड लेंथ्स, ठीक है, तो ट्राइंगल को क्लासिफाई करते हैं हम स्केलियन ट्राइंगल, आइसोस्केलस ट्राइंगल और इक्विलेटरल ट्राइंगल में, ठीक है। स्केलियन ट्राइंगल क्या होता है, जिसकी तीनों साइड्स की लेंथ अलग अलग होती है ना। आइसोस्केलस जिसमें 2 साइड्स की लेंथ बराबर और तीसरी साइड अलग होती है, और इक्विलेटरल में तीनों साइड्स की लेंथ आपस में बराबर होती है, ठीक है। अगर बेस्ड ऑन मेजर ऑफ एंगल देखा जाए, तो ट्राइंगल को हम कैटेगराइज करेंगे किसमें, एक्यूट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल और ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। एक्यूट क्या होगा, जिसके तीनों इंटीरियर एंगल की मेजरमेंट अलग अलग हो, लेकिन, है ना, अलग अलग हो, सेम हो, वो अलग बात है, बट ट्राइंगल के तीनों इंटीरियर एंगल की मेजरमेंट जो हो वो 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में होगा ना। राइट एंगल ट्राइंगल क्या होगा, जिस ट्राइंगल का कोई एक इंटीरियर एंगल अगर 90 डिग्री का है ना, एक ही हो सकता है, 2 तो राइट एंगल हो नहीं सकते, एक ही एंगल राइट एंगल हो सकता है। तो अगर किसी ट्राइंगल में एक एंगल 90 डिग्री का है तो उसको राइट एंगल ट्राइंगल बोलेंगे। ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल क्या होगा, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल वो होगा जिसमें एक एंगल ऑब्ट्यूज एंगल हो, यानी एक एंगल की मेजरमेंट किसी भी ट्राइंगल में अगर 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच में है, तो उस टाइप के ट्राइंगल को ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल बोला जाता है। अगर बात करें स्केलियन ट्राइंगल के बारे में, ठीक है ना, क्योंकि इसकी तीनों साइड्स की लेंथ अलग अलग होती है। जो वर्टेक्स ए के सामने वाली साइड की लेंथ है वो स्मॉल ए, वर्टेक्स बी के सामने वाली साइड की लेंथ स्मॉल बी, वर्टेक्स सी के सामने वाली साइड की लेंथ स्मॉल सी होती है ना। और क्या याद रख सकते हैं सर, अगर मुझे इसका एरिया कैलकुलेट करना है ना, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी अगर कैलकुलेट करना है, ठीक है, तो कैसे करूँगा, इसके लिए मेरे पास हेरोन्स फॉर्मूला होता है ना। क्या होता है हेरोन्स फॉर्मूला, अंडर रूट में एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ये फॉर्मूला हम लगाते हैं, ठीक है ना, एरिया कैलकुलेट करने के लिए, अगर तीनों साइड्स की लेंथ हमें पता है तो, ठीक है। अच्छा जी, और यहाँ पे एस क्या होता है सर, एस होता है सेमी पेरीमीटर, जो ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2 के बराबर होता है, नाम होता है इसका सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर। अच्छा जी सर, ठीक है, समझ में आती है ये बात। अगर मैं बात करूँ सेकंड पॉइंट पे आइसोस्केलस ट्राइंगल, तो उसकी क्या खास बात है, उसकी कोई भी 2 साइड्स की लेंथ बराबर होती है ना। अगर मैं बोलूँ कि अगर ये साइड की लेंथ स्मॉल है, ये साइड की लेंथ भी स्मॉल है, और ये साइड की लेंथ स्मॉल बी, है ना, तो ये जो बी वाली साइड है ना, ये बेसिकली बेस को रिप्रेजेंट करती है। किसको रिप्रेजेंट करती है, बेस ऑफ आइसोस्केलस ट्राइंगल, ठीक है। अच्छा, अगर बेस के हिसाब से देखा जाए तो
ए से अगर बेस के ऊपर एक परपेंडिकुलर में ड्रॉ कर दूं, ऑल्टीट्यूड अगर मैं ड्रॉ कर दूं, तो इस लाइन के, इस परपेंडिकुलर के अलॉन्ग ये डायग्राम पूरा सिमेट्रिकल होता है। क्या होता है सर, क्या बोले? सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल मतलब जैसा लेफ्ट में वैसा ही राइट में, ठीक है, जैसा लेफ्ट में वैसा ही राइट में, ठीक है। अच्छा, तो बेसिकली क्या होता है, द एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, यानी एंगल बी और एंगल सी बराबर होते हैं, ठीक है। एंगल बी और एंगल सी क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। ये दोनों एंगल बराबर होते हैं क्योंकि ए बी और ए सी बराबर साइड्स हैं, तो उनके इक्वल साइड्स के अपोजिट वाले एंगल इक्वली होते हैं, ठीक है। इफ ए इज द लेंथ ऑफ वन ऑफ द टू इक्वल साइड्स एंड बी इज द लेंथ ऑफ द अदर साइड, तो सिचुएशन में एरिया ऑफ आइसोस्केलस ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है b/4 √4 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कहाँ से आया? हेरोन्स फॉर्मूला से ही आया था ना। थोड़ा सा उसमें हेरोन्स फॉर्मूला में दो साइड की जगह ए और तीसरी साइड की जगह बी करके सेमी पेरीमीटर का वैल्यू निकाला इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी, वो पुट कर दिया, सॉल्व किया, तो ये आ गया, ठीक है। अगली बात, इफ द बाइसेक्टर ऑफ द वर्टिकल एंगल, वर्टिकल एंगल का जो बाइसेक्टर अगर हम ड्रॉ करेंगे, बाइसेक्टर मतलब जो किसी एंगल को टू इक्वल हाफ्स में डिवाइड करे ना। ये ट्राइंगल है, इसके इस एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करके अगर कोई लाइन सेगमेंट आ रहा है तो उसको बोला जाता है बाइसेक्टर ऑफ एंगल। क्या बोला जाता है? बाइसेक्टर ऑफ एंगल, ठीक है। अभी बाइसेक्टर ऑफ वर्टिकल एंगल ऑफ एनी ट्राइंगल बाइसेक्ट्स द बेस ऑफ द ट्राइंगल, देन द ट्राइंगल इज आइसोस्केलस, है ना। किसी सिचुएशन में अगर मैंने बाइसेक्टर ड्रॉ किया, वो अपोजिट साइड को भी बाइसेक्ट कर रहा है, मान लो ये डी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है और बी डी और डी सी अगर बराबर हैं, तो उस सिचुएशन में इस ट्राइंगल को आइसोस्केलस ट्राइंगल बोला जाएगा, क्योंकि अगर बी डी बराबर डी सी है और ए डी कॉमन है, ये दोनों एंगल 90-90 है, तो दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं, दैट्स वाई ए बी और ए सी बराबर हो जाते हैं, तो दैट्स वाई आइसोस्केलस ट्राइंगल बन जाता है ना, कॉन्ग्रुएंसी लग जाती है, राइट। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है। इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है साहब? अगर कोई ट्राइंगल की तीनों साइड्स की लेंथ आपस में बराबर है तो वो इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा, ठीक है। अब क्या क्या खास बात होती है सर? ईच ऑफ द थ्री एंगल्स ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इज ऑफ 60 डिग्री, है ना, क्योंकि तीनों साइड्स की लेंथ बराबर है तो तीनों अपोजिट वाले एंगल्स भी बराबर होंगे। अगर ये दोनों साइड्स बराबर हैं तो दोनों के सामने वाले एंगल बराबर होंगे, इसको भी ए बोल दो, इसको भी ए बोल दो। फिर क्योंकि ये साइड और ये साइड बराबर हैं तो इनके अपोजिट एंगल, इसका अपोजिट वाला ये और इसका अपोजिट वाला ये, दोनों बराबर होंगे, तो ये ए तो ये भी है, तो फिर तीनों एंगल ए मेजरमेंट के हो गए, तीनों को जोड़ेंगे, ए प्लस ए कितना होता है, तीनों एंगल्स का सम 180, तो 3a = 180, तो यहाँ से ए का वैल्यू कितना निकल के आता है? 60 डिग्री निकल के आता है। होप सो समझ में आ गया होगा क्यों इक्विलेटरल ट्राइंगल का हर एक एंगल 60 डिग्री का होता है, राइट। अगली बात, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है, हर तरफ से बराबर है, तो किसी भी वर्टेक्स से अपोजिट साइड के ऊपर आप क्या डालोगे? ऑल्टीट्यूड डालोगे, है ना। तो उसके अबाउट पूरा डायग्राम क्या होगा? सिमेट्रिकल होगा, यानी ये दोनों एंगल बराबर होंगे 30-30, ये दोनों एंगल बराबर होंगे 60-60, ये एंगल 90, ये भी 90, ये बी डी और डी सी बराबर होंगे, ठीक है ना। अगर ये डी पॉइंट है तो बी डी और डी सी क्या होंगे? बराबर होंगे, है ना, ए बी और ए सी बराबर होंगे। तो डायग्राम हर एक वर्टेक्स से अपोजिट साइड के ऊपर डाले जाने वाले ऑल्टीट्यूड के अबाउट सिमेट्रिकल होता है। दैट्स वाई इसमें बहुत सारी चीज़ें कॉमन होती हैं ट्राइंगल में ना। जैसे अगर मैं बात करूँ, पैरामीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होगा? 3 टाइम्स है, कोई भी एक साइड का 3 टाइम्स। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल याद रखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, √3/4 × a², √3/4 × a²। बहुत सारी चीज़ें इसमें सेम होती हैं, है ना। अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल में मैं बात करूं, मीडियन ड्रॉ करें, है ना। मीडियन क्या होता है? मीडियन क्या होता है? मीडियन वर्टेक्स से अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन, है ना। ऐसा लाइन सेगमेंट जो वर्टेक्स से अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करता है ना। यानी कुल मिला के यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करनी है जो अपोजिट साइड को इक्वल 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दे, तो वो मीडियन होती है ना, बिल्कुल मिड पॉइंट से जाके मिलती है ना। अच्छा, और ऑल्टीट्यूड क्या होता है? ऑल्टीट्यूड बेसिकली अगर किसी ट्राइंगल में मैं वर्टेक्स से अपोजिट साइड के ऊपर ऑल्टीट्यूड डाल रहा हूँ, मतलब मैं वर्टेक्स से अपोजिट साइड के ऊपर एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर रहा हूँ जो अपोजिट लाइन सेगमेंट के ऊपर परपेंडिकुलर है ना। क्या है? परपेंडिकुलर है ना। यहाँ पे बेसिकली मैं बोलना चाह रहा हूँ कि ए डी जो होता है ना, वो बी सी के ऊपर परपेंडिकुलर अगर है तो ए डी को हम ऑल्टीट्यूड बोलते हैं, परपेंडिकुलर भी बोल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, और एंगल बाइसेक्टर क्या होता है? एंगल बाइसेक्टर बेसिकली किसी भी सिचुएशन में एक ट्राइंगल के एंगल ए बी सी जो हैं उनमें से किसी एक एंगल को अगर मान लो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करके जा रहा है ना, यानी एंगल बी ए डी जो है अगर वो सी ए डी के बराबर है तो डेफिनेटली ए डी क्या है? एंगल बाइसेक्टर है इस ट्राइंगल ए बी सी का, ठीक है। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल में एंगल बाइसेक्टर, मीडियन और ऑल्टीट्यूड तीनों सेम ही होते हैं ना। जो ऑल्टीट्यूड होता है वही मीडियन होता है क्योंकि वो अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को मिला रहा है,
जो ऑल्टीट्यूड होता है वो परपेंडिकुलर भी है, वो ऑल्टीट्यूड जो होता है वो बेसिकली यहाँ जिस वर्टेक्स से पास हो रहा है उस वर्टेक्स वाले एंगल को भी क्या कर रहा है, इक्वल टू पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। तो डेफिनेटली क्या है, इस इक्विलेटरल ट्रायंगल में ऑल्टीट्यूड, मीडियन और एंगल बाइसेक्टर तीनों सेम ही चीज़ होती हैं, राइट। अब बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहते हैं कि ऑल्टीट्यूड, मीडियन, एंगल बाइसेक्टर टू अ साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल एंड ऑल्सो इट्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, सब के सब क्या होते हैं, सेम होते हैं। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो साइड के ऊपर परपेंडिकुलर भी हो और उसका बाइसेक्टर भी हो, ठीक है। अच्छा जी, आगे क्या कहते हैं, द लेंथ ऑफ ऑल्टीट्यूड, मीडियन, एंगल बाइसेक्टर एंड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, उसकी लेंथ जो होती है वो बेसिकली ट्रायंगल की हाइट के बराबर होती है ना, यानी √3/2 टाइम्स ए के बराबर होती है। कैसे आया ये कैसे आया, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से भी तो हम इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं। अगर उस एरिया को बराबर करें, जो एरिया का फॉर्मूला है √3/4 टाइम्स ए स्क्वायर, तो वहाँ से हमारे पास हाइट ऑफ द ट्रायंगल आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे बात करी जाए। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहते हैं, नेक्स्ट पॉइंट इज एक्यूट ट्रायंगल, है ना। एंगल्स के अकॉर्डिंग हम ट्रायंगल्स को डिवाइड कर रहे हैं। तो सबसे पहले आ गया एक्यूट ट्रायंगल, है ना। एक्यूट ट्रायंगल क्या होगा, अगर ट्रायंगल के तीनों एंगल्स की मेजरमेंट एक्यूट एंगल हो, ट्रायंगल के तीनों एंगल्स अगर एक्यूट एंगल है तो ट्रायंगल जो होगा वो क्या होगा, एक्यूट एंगल ट्रायंगल होगा, ठीक है। इसमें क्या खास बात होती है, इसमें क्या खास बात होती है, इसमें बहुत सारी खास बातें हैं ना। एक्यूट एंगल ट्रायंगल का क्या खास बात है, सबसे पहली कि इसकी तीनों मीडियन या तीनों ऑल्टीट्यूड की बात कर लेते हैं। इसका यहाँ से अगर मैं अपोजिट साइड के ऊपर ऑल्टीट्यूड डालूँ, यहाँ से अपोजिट साइड के ऊपर ऑल्टीट्यूड डालूँ और यहाँ से अपोजिट साइड के ऊपर ऑल्टीट्यूड डालूँ, तो तीनों ऑल्टीट्यूड जो होंगे वो ट्रायंगल के अंदर ही लाई करेंगे ना, ट्रायंगल के अंदर ही लाई करेंगे, है ना। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट बात हो गई। दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल, है ना। राइट एंगल ट्रायंगल की क्या खास बात है कि बेसिकली इस ट्रायंगल का एक एंगल 90 डिग्री का होगा ही होगा ना। किसी भी सिचुएशन में अगर किसी ट्रायंगल का एक एंगल अगर 90 डिग्री का है तो उस ट्रायंगल को अपन क्या बोलते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल बोल देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं। ये राइट एंगल ट्रायंगल की कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है, उनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहली चीज़ आपको पाइथागोरस थ्योरम याद होगा, है ना। पाइथागोरस थ्योरम कि जो 90 डिग्री के एंगल की अपोजिट वाली साइड होती है उसका स्क्वायर बाकी दोनों साइड्स के स्क्वायर्स के सम के बराबर होता है ना। अगर ये ट्रायंगल जो आपको दिख रहा है ना, या फिर मैं दूसरा ट्रायंगल बना लेता हूँ जो आपको और अच्छे से दिख जाए, ABC, ठीक है, उसमें अगर एंगल B 90 डिग्री का है ना, तो एंगल B जो 90 डिग्री का है उसके सामने वाली जो साइड है AC, है ना, उसका स्क्वायर जो होता है वो किसके बराबर होता है, AC का स्क्वायर किसके बराबर होता है, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर के। अच्छा जी, ये तो पहली बात हो गई, पाइथागोरस थ्योरम को ये स्पेसिफाई करेगा ही करेगा। दूसरी बात, अगर राइट एंगल वाले वर्टेक्स से अपोजिट साइड के ऊपर क्या डाल दिया जाए, परपेंडिकुलर डाल दिया जाए, ठीक है ना। राइट एंगल वाले वर्टेक्स से अपोजिट साइड के ऊपर क्या डाल दिया जाए, परपेंडिकुलर डाल दिया जाए, तो हम क्या बोल सकते हैं, हम ये बोल सकते हैं कि ये जो BD आएगा ना, जो ऑल्टीट्यूड है ना, उस BD का जो स्क्वायर होता है वो किसके बराबर होता है साहब, BD का जो स्क्वायर होता है वो किसके बराबर होता है, वो AD और DC के प्रोडक्ट के बराबर होता है। अब एक बच्चा बोलेगा कैसे सर, ये कैसे होता है, प्रोडक्ट के बराबर कैसे होता है। तो भाई अगर मान लो ये एंगल को मैं थीटा बोल दूँ, है ना, और ये एंगल 90 है, तो ये थर्ड वाला एंगल कितने का हो जाएगा, तो बच्चा बोलेगा 90 माइनस थीटा। मैंने कहा बहुत बढ़िया। और अगर ये एंगल थीटा है और ये पूरा एंगल 90 है, तो ये बचा हुआ एंगल कितने का होगा, तो एक बच्चा बोलेगा 90 माइनस थीटा। तो मैं बोलूँगा अगर ये एंगल 90 माइनस थीटा, ये एंगल 90, तो थर्ड वाला एंगल कितने का, तो वो बोलेगा थीटा। तो फिर वो मैं पूछूंगा कि क्या ट्राइंगल ADC, है ना, ADB, है ना, ट्राइंगल ADB जो ये ट्राइंगल है, ठीक है ना साहब, इस ट्राइंगल के तीनों एंगल्स कौन कौन से हैं, एक थीटा, एक 90, एक 90 माइनस थीटा। और BDC जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल BDC, है ना, इसका भी हर एक एंगल थीटा, 90 और 90 माइनस थीटा। तो क्या दोनों ट्राइंगल्स के, है ना, दोनों ट्राइंगल्स के तीनों एंगल्स सेम मेजरमेंट के हैं, कॉरस्पॉन्डिंग तीनों एंगल्स। तो ये थीटा, ये भी थीटा, ये 90, ये भी 90, और ये 90 माइनस थीटा, वो भी 90 माइनस थीटा। तो क्या दोनों ट्राइंगल्स के इंटीरियर एंगल्स की मेजरमेंट, है ना, सेम है, बिल्कुल है। तो जब भी दो ट्राइंगल्स के इंटीरियर एंगल्स की मेजरमेंट सेम होती है तो बाय एंगल सिमिलरिटी हम दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर बोल देते हैं। और अगर दोनों ट्राइंगल सिमिलर है तो साइड्स का रेशियो प्रोपोर्शनल होता है। दैट्स व्हाई यू कैन से दैट कि जो रेशियो AD और BD का होता है वही रेशियो किसका होता है, वही रेशियो BD और CD का होता है, BD और DC का होता है। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे आप
तो पता चलेगा बी डी इंटू बी डी स्क्वायर हो जाएगा और ए डी इंटू डी सी वहाँ पर लिखा हुआ है। तो सेकेंड वाली प्रॉपर्टी यहाँ से निकल के आ जाती है। तीसरी बात क्या है, इंपॉर्टेंट बात है ना, किसी एक ट्राइंगल का एरिया निकालने के कितने तरीके हो सकते हैं? तो आप बोलोगे बहुत सारे तरीके हो सकते हैं सर, है ना। आप सर अपने पेड बैचेस में तो बहुत सारे तरीके बताते हो ना, 5 तरीके तो मतलब डायरेक्टली आप अलग से बताते ही हो ना, उसके आगे भी बहुत सारे तरीके निकलते ही जाते हैं ना। पता नहीं कितने बथेरे तरीके हैं किसी एक ट्राइंगल का एरिया निकालने के। लेकिन अभी अगर देखा जाए इस राइट एंगल ट्राइंगल ABC का ना एरिया निकालने के 2 तरीके बता दो, तो एक बच्चा बोलेगा सर हाफ इंटू बेस इंटू हाइट भी हम इसमें 2 तरीके से लगा सकते हैं। अगर मान लो मैं बेस BC को ले लूँ तो हाइट AB हो जाएगा, क्योंकि AB परपेंडिकुलर है BC के ऊपर, है ना। तो अगर मैं बेस BC को ले लूँ तो हाइट क्या हो जाएगा AB, तो BC इंटू AB, हाफ इंटू BC इंटू AB, ये पहला तरीका हो गया इसका एरिया निकालने का। और मैंने बोला दूसरा तरीका, तो उसने बोला हाफ इंटू सर अगर मैं बेस AC को ले लूँ तो हाइट BD हो जाएगा ना, अगर बेस AC को ले लूँ तो हाइट BD हो जाएगा। मैंने कहा बहुत सही। फिर सर क्योंकि एक ही ट्राइंगल है, ट्राइंगल ABC तो सेम ही है, 2 अलग अलग तरीके से भी एरिया निकालोगे तो भी तो एरिया तो सेम ही आएगा, तो ये वाला एरिया और ये वाला एरिया दोनों क्या होंगे आपस में बराबर होंगे। तो सर हाफ से हाफ तो आप उड़ा दोगे, है ना। तो आपको यहाँ से पता चलेगा कि BC इंटू AB जो है ना वो AC इंटू BD के बराबर होता है। BC इंटू AB किसके बराबर होता है? BC इंटू AB किसके बराबर होता है? AC इंटू BD के बराबर होता है, जो यहाँ पे लिखा हुआ है ना। BC इंटू AB और BD इंटू AC दोनों आपस में क्या होते हैं? बराबर। दिस इज द थर्ड पॉइंट विच इज़ टू बी रिमेंबर्ड, है ना, बाय यू ऑल। ठीक है, अगली बात, अगर मैं मान लो यहाँ से AC की वैल्यू निकाल लूँ, है ना, BD को डिवाइड में फेंक दूँ, तो यहाँ से पता चलेगा BC इंटू AB अपॉन में क्या आएगा? अपॉन में क्या आ जाएगा? BD आ जाएगा। क्या AC की जगह इस फॉर्मूला में AC की जगह ये वैल्यू पुट कर दी जाए? कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं सर। तो कर दिया, है ना। तो AC की जगह पे वैल्यू पुट कर दिया BC इंटू AB, तो BC इंटू AB, है ना, अपॉन में BD लिखा हुआ था, ठीक है। अच्छा, उसका स्क्वायर था तो यहाँ पे भी स्क्वायर करेंगे तो इन सब का भी स्क्वायर हो जाएगा। बिल्कुल सर, दैट इज इक्वल टू क्या है? AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। फिर मैंने क्या किया ना, मैंने क्या किया, इस BC स्क्वायर इंटू AB स्क्वायर को इधर डिवाइड में फेंक दिया, तो यहाँ पे बच गया 1/BD स्क्वायर। क्या बच गया? 1/BD स्क्वायर। और यहाँ पे AB स्क्वायर के अपॉन में भी BC स्क्वायर इंटू AB स्क्वायर आ गया, है ना, प्लस में BC स्क्वायर के अपॉन में भी, है ना, BC स्क्वायर इंटू AB स्क्वायर आ गया। भाई स्क्रीन से नज़र नहीं हटनी चाहिए ना, नहीं तो समझ लेना कि जिस, है ना, माइंडसेट के साथ बैठे थे ना वो माइंडसेट खत्म हो जाएगा। तो 1/BD स्क्वायर दैट इज इक्वल टू, देखो AB स्क्वायर से AB स्क्वायर कैंसिल होके क्या आया? 1/BC स्क्वायर और प्लस में 1/AB स्क्वायर आएगा, क्योंकि BC स्क्वायर से BC स्क्वायर कैंसिल हो गया। तो ये वाली 4th प्रॉपर्टी प्रूव हो गई, है ना, जो यहाँ पे लिखी हुई है। होप सो ये समझ में आया होगा, ठीक है। वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स, सारे रिजल्ट NCERT के हैं ना, सारे रिजल्ट जितने भी बता रहा हूँ सब के सब कहाँ से हैं? NCERT से है ना। तो जिसने NCERT अच्छे से सॉल्व किए, और ऐसा नहीं है सिर्फ एक बार सॉल्व किए, NCERT सॉल्व करने के साथ साथ उसका एक एक कॉन्सेप्ट उसने यहाँ पे सेटल किया है, उसको मैं बता दूं कि वो बालक जो है ना, वो जब ओलंपियाड की ज्योमेट्री के सवाल करने बैठेगा तो उसको काफ़ी हद तक उन चीज़ों से हेल्प मिलेगी, बहुत हेल्प मिलेगी, एंड आई विल प्रूव इट, है ना। नेक्स्ट बात करते हैं, द मिड पॉइंट ऑफ द हाइपोटेनियस इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ऑल द वर्टिसेस ऑफ द राइट ट्राइंगल, है ना। क्या होता है कि हाइपोटेनियस का मिड पॉइंट जो होता है किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल ABC में, अगर मैं बोल रहा हूँ कि ये हाइपोटेनियस AC, क्योंकि B एंगल 90 डिग्री का है, तो हाइपोटेनियस AC का मिड पॉइंट M है ना। तो हम बहुत आसानी से क्लास 9th की NCERT में कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल्स वाले चैप्टर में एक्सरसाइज 7.2 का, आई थिंक पुरानी वाली NCERT का 9th सवाल था, है ना, 9th सवाल ही था शायद, 6th या 9th, आई डोंट नो। तो उसमें हमने ये सीखा था कि ABC ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है, हाइपोटेनियस का मिड पॉइंट M है ना। तो हम ये प्रूव करते हैं उसमें कि जो M है उसकी जो B से डिस्टेंस होती है वो A से डिस्टेंस और C से डिस्टेंस के बराबर होती है, या फिर MB इक्वल्स टू हाफ ऑफ AC, हम ये प्रूव करते हैं, राइट, है ना। ये हम प्रूव करते हैं, NCERT का एक क्वेश्चन है ना। और जब हम प्रूव कर लेते हैं तो उसके बाद में हम एज अ रिजल्ट याद रखते हैं कि हाइपोटेनियस, किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेनियस का जो मिड पॉइंट होता है ना, वो ट्राइंगल के तीनों वर्टिसेस A, B और C तीनों से बराबर डिस्टेंस पे होता है। यानी M से A का डिस्टेंस, M से B का डिस्टेंस और M से C का डिस्टेंस, तीनों डिस्टेंसेस आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। और M जो होता है यहाँ पे वो बेसिकली सर्कम सेंटर होता है किसका? ट्राइंगल ABC का। सर्कम सेंटर क्या होता है सर? अगर ट्राइंगल के तीनों, किसी भी ट्राइंगल के तीनों वर्टिसेस से पास होने वाला एक सर्कल ड्रॉ किया जाए तो उस सर्कल का
नाम होता है सर्कम सर्कल। क्या बोलते हैं उस सर्कल को? सर्कम सर्कल। क्या सर ये किसी भी ट्राइंगल का सर्कम सर्कल एग्जिस्ट करता है दुनिया में? बिल्कुल करता है। और अगर वो सर्कल ड्रॉ हुआ है तो उसका कोई सेंटर भी होगा, तो उसका जो सेंटर होता है उसको बोलते हैं सर्कम सेंटर। क्या बोलते हैं? सर्कम सेंटर। अच्छा सर, बहुत सही। तो क्या सर ट्राइंगल के तीनों वर्टिसेस से जो पास होता है उसको सर्कम सर्कल बोलते हैं? तो क्या ट्राइंगल के और भी सर्कल्स होते हैं? बिल्कुल होते हैं। एक और होता है, क्या नाम है उसका भाई? अगर ट्राइंगल के तीनों साइड्स को टच करके कोई ट्राइंगल अगर पास कोई सर्कल पास हो रहा है, ट्राइंगल के तीनों साइड्स ए बी बी सी सी ए तीनों साइड्स को अगर टच करके कोई एक सर्कल जा रहा है ना, तो उस सर्कल को क्या बोलते हैं? उस सर्कल को बोलते हैं इन सर्कल। क्या बोलते हैं? इन सर्कल बोलते हैं, है ना। और उसका जो सेंटर होता है उसको क्या बोलते हैं? उसको इन सेंटर बोलते हैं। अच्छा जी सर, तो अभी आ जाते हैं वापस उसी बात पे जिस पे हम डिस्कस कर रहे थे कि किसी भी सिचुएशन में किसी एक राइट एंगल ट्राइंगल के हाइपोटेनस का मिड पॉइंट जो होता है वो ट्राइंगल के तीनों वर्टिसेस से इक्वल डिस्टेंसेस पे होता है, उसका नाम होता है, वो बेसिकली होता क्या है? वो सर्कम सेंटर होता है। किसका? उस ट्राइंगल ABC का। और क्या होता है? एम ए बराबर एम बी बराबर एम सी, पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है? दूसरी प्रॉपर्टी होती है कि ये मिड पॉइंट की वजह से क्या होता है ना, ये जो ट्राइंगल है ये दो पार्ट्स में डिवाइड होगा, ये और ये जो हमारा ट्राइंगल कौन सा बना है? AMB जो बना है, ये भी अपने आप में एक आइसोस्केलेस ट्राइंगल है क्योंकि AM बराबर MB है। और जो दूसरा ट्राइंगल अपना बना है, दूसरा ट्राइंगल जो अपना बना है, कौन सा ट्राइंगल? BMC। इस ट्राइंगल में क्या है? इसमें भी BM और CM बराबर है, तो ये भी क्या है? अपने आप में एक आइसोस्केलेस ट्राइंगल है, राइट। तो सिंपल सी बात है, एनी मीडियन फिर ही क्या बोला आपने? ये क्या बोला? मीडियन। अरे भाई B पॉइंट से जब आप AC के मिड पॉइंट को मिला रहे हो तो ये BM क्या हुआ? BM मीडियन हुआ, मीडियन। तो राइट एंगल ट्राइंगल में राइट एंगल वाले वर्टेक्स से अपोजिट साइड हाइपोटेनियस पे मीडियन जब आप ड्रॉ करोगे ना, तो वो मीडियन उसे दो ट्राइंगल जिनमें डिवाइड कर रही है, वो दोनों ट्राइंगल जो होंगे ना, वो दोनों ट्राइंगल आइसोस्केलेस ट्राइंगल होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? आइसोस्केलेस ट्राइंगल होते हैं। ठीक है, बहुत सारे रिजल्ट्स हैं, बहुत सारे रिजल्ट्स जो याद रखने होते हैं। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट, the sum of the lengths of the legs of the right angle triangle है ना equals to the sum of the diameter of the inscribed and circumscribed circles। क्या 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 सर? अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है ना, अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो इसके जो दोनों लेग्स होंगे, लेग्स मतलब समझते हो? लेग्स मतलब समझते हो? लेग्स मतलब होता है AB और BC, है ना, जो बेसिकली राइट एंगल जो बन रहा है उस राइट एंगल के साथ जो एडजेसेंट साइड्स है ना, एक तो AB है और एक BC है, ये दोनों लेग्स ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल होते हैं। तो ये क्या कह रहा है? क्या कह रहा है? पॉइंट पढ़ते हैं वापस। पॉइंट कह रहा है कि द सम ऑफ द लेंथ्स ऑफ द लेग्स ऑफ अ राइट ट्राइंगल इक्वल्स टू द सम ऑफ द डायमीटर्स ऑफ इंस्क्राइब्ड एंड सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल। इंस्क्राइब्ड और सर्कमस्क्राइब्ड, सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल ये वाला है ना, सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल की शॉर्ट फॉर्म सर्कम सर्कल होती है। स्क्राइब्ड गायब कर दिया, स्क्राइब्ड गायब कर दिया। तो सर्कम सर्कल का डायामीटर विच इज AC एंड इन सर्कल का डायामीटर वो भी जो हम कैलकुलेट करते हैं वो, ठीक है ना, उन दोनों के सम के बराबर होता है, दोनों लेग्स का लेंथ का सम। ठीक है, दिस इज अनदर वन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। ठीक है, बात करते हैं ऑब्ट्यूज ट्राइंगल के ऊपर, है ना। ऑब्ट्यूज ट्राइंगल क्या होता है? ऑब्ट्यूज ट्राइंगल क्या होता है? ठीक है, तो अ ट्राइंगल इन विच वन एंगल इज ऑब्ट्यूज, अगर ट्राइंगल का कोई एक एंगल ऑब्ट्यूज एंगल है, एक एंगल कितने का है? मोर देन 90 डिग्री मेजरमेंट का है, लेस देन 180 डिग्री मेजरमेंट का है, तो उस सिचुएशन में उस ट्राइंगल को ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल बोलते हैं। सर इतनी देर होगी थ्योरी बताया जा रहा हूँ, क्या इतनी थ्योरी की ज़रूरत है? बिल्कुल है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, अच्छा जी, ये हो गया अपना ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। अब मान लो अगर किसी सिचुएशन में हमें एक ट्राइंगल गिवन है ना, एक ट्राइंगल गिवन है, एक ट्राइंगल है, उसका नाम है ABC। ठीक है, ठीक है ना, और क्या पता है हमें? और क्या पता है? ABC ट्राइंगल है और हमें पता है कि A वर्टेक्स के सामने वाली साइड की लेंथ स्मॉल है, B के सामने वाली की स्मॉल B, C के सामने वाली की स्मॉल C, और B जो है ना वो सबसे बड़ी साइड है। B जो साइड है उसकी लेंथ A से भी बड़ी है और B साइड की लेंथ C से भी बड़ी है ना। तो उस सिचुएशन में हमें पता लगाना है कि ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल है या एक्यूट एंगल ट्राइंगल है या ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है। तो जो सबसे बड़ी साइड का स्क्वायर होता है ना किसी भी ट्राइंगल में, अगर सबसे बड़ी साइड जो है, सबसे बड़ी साइड जो है, यानी सबसे बड़ी जो लेंथ के हिसाब से सबसे बड़ी साइड है, उसका जो स्क्वायर है वो अगर बाकी दोनों साइड्स के स्क्वायर्स के सम के बराबर होता है तो इसको तो पाइथागोरस थ्योरम बोल दोगे आप, और ट्राइंगल को राइट एंगल ट्राइंगल बोल दोगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है आपको। लेकिन अगर सबसे बड़ी साइड का स्क्वायर जो है
वो बाकी दोनों साइड्स के स्क्वायर्स के सम से छोटा हो, यानी बाकी दो साइड्स के स्क्वायर्स का सम बड़ा हो और ये छोटा हो, तो उस सिचुएशन में ट्राइंगल हो जाता है अपना एक्यूट ट्राइंगल। क्या हो जाता है? एक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल। अगर मान लो सबसे बड़ी साइड का स्क्वायर बड़ा हो बाकी दोनों साइड्स के स्क्वायर्स के सम से भी, तो वो ट्राइंगल कैसा हो जाता है? वो ऑब्ट्यूज ट्राइंगल हो जाता है। ये बातें याद रखने की है ना, ये बातें याद रखने की है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल, बहुत बहुत शानदार, बहुत हल्का टॉपिक है, शानदार टॉपिक है। क्या होता है कि अगर दो ट्राइंगल आपको गिवन है ना, ABC और PQR, एक ट्राइंगल ABC है और एक ट्राइंगल PQR है ना, दोनों ट्राइंगल इस हिसाब से है ना साहब, दोनों ट्राइंगल इस हिसाब से हैं कि अगर मैं बोलूं कि इस ट्राइंगल को उठा के इसके ऊपर रखो, है ना, तो ये इसको पूरा प्रॉपर हाइड कर लेता है, और ये वाला ट्राइंगल अगर उठा के इसके ऊपर रखो तो ये भी इसको प्रॉपरली हाइड कर लेता है। यानी दोनों ट्राइंगल जो हैं उनकी शेप कैसी है? दोनों की शेप कैसी है? सेम है, दोनों दिखने में बिल्कुल शेप में एक जैसे हैं, और दोनों की साइज़ कैसी है? दोनों की साइज़ है इक्वल। तो हम ये बोल सकते हैं कि ये जो दोनों ट्राइंगल है ना, ये दोनों ट्राइंगल क्या है? एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स हैं। दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के क्या हैं? कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स हैं, ठीक है। अच्छा, मतलब क्या है सर इन बातों का कि टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ द साइड्स एंड एंगल्स ऑफ वन ट्राइंगल आर इक्वल टू द corresponding sides and angles of the other triangle, then they can be made to be superimposed on one another, ठीक है। क्या है मतलब इन बातों का कि अगर दो ट्राइंगल इस हिसाब से हैं कि वो दोनों एक दूसरे को सुपर इम्पोज करने में मतलब सक्षम है, तो ऐसे दोनों ट्राइंगल्स को हम क्या बोलेंगे? कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स बोलेंगे। और ऐसा कब होगा? जब दोनों ट्राइंगल्स के एंगल्स और साइड्स, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स और साइड्स आपस में क्या हो? अगर बराबर हो, तब दोनों ट्राइंगल्स को हम क्या बोल सकते हैं? कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स बोल सकते हैं। अब ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं हमारे पास में, ठीक है। तो सबसे पहले होता है साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल, है ना। साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल, दिस इज बेसिकली एक्सियम, है ना, यानी ये यूनिवर्सल फैक्ट है ना, फैक्ट रिलेटेड टू क्या है? बेसिकली रियलिटी है, ठीक है। कि अगर मान लो दो ट्राइंगल है आपके पास में ना, मान लो आपके पास में क्या है? दो ट्राइंगल है साहब, ठीक है। एक ट्राइंगल ये है, एक ट्राइंगल ये है, ठीक है। एक ट्राइंगल ये है, एक ट्राइंगल ये है, ठीक है। नेमिंग कर देता हूँ। ट्राइंगल ये है ABC, ये ट्राइंगल है PQR, ठीक है। दोनों ट्राइंगल में क्या खास बात है कि अगर ट्राइंगल ABC की साइड AB और ट्राइंगल PQR की साइड PQ बराबर है, ट्राइंगल ABC की साइड AC बराबर है PR के, और एंगल A बराबर है एंगल P के, यानी दो साइड्स और उनके बीच वाला एंगल, दो साइड्स और उनके बीच में जो इंक्लूडेड एंगल है वो किसी एक ट्राइंगल का किसी दूसरे ट्राइंगल के कॉरस्पॉन्डिंग दो साइड्स और उनके बीच वाले एंगल के बराबर अगर होता है, तो दोनों ट्राइंगल्स आर कॉल्ड साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल से कॉन्ग्रुएंट, है ना। दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, अगर मैं बात करूँ दूसरी, ठीक है, तो ये एक ट्राइंगल, ये दूसरा ट्राइंगल, ठीक है। अगर इसकी बात करूँ, ये ABC ट्राइंगल है, ये PQR ट्राइंगल है। दोनों में क्या खास बात है अभी? दोनों में खास बात ये है कि इसका एंगल B और इसका एंगल Q बराबर है, इसका एंगल C और इसका एंगल R बराबर है आपस में, और BC साइड और QR साइड भी आपस में बराबर है। तब मैं बोल सकता हूँ कि दोनों ट्राइंगल क्या है? कॉन्ग्रुएंट है, बाय यूजिंग एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया। अगर मैं बात करूँ एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल की, ठीक है, एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल की अगर मैं बात करूँ, तो जैसे मान लो दो ट्राइंगल है मेरे पास में, एक ट्राइंगल ये है, एक ट्राइंगल ये है, ठीक है। अच्छा, तो अगर दो ट्राइंगल्स में ऐसा हो जाए कि दो एंगल और उनकी इंक्लूडेड साइड बराबर ना हो करके, जैसे मान लो एंगल A बराबर एंगल P के है, एंगल B बराबर है एंगल Q के, और BC साइड बराबर है QR के, अगर ऐसा हो जाए, दो एंगल और उनके बाद वाली साइड, है ना, दो एंगल और उनके बाद वाली साइड, है ना, कॉरस्पॉन्डिंग, तो उस सिचुएशन में हम दोनों ट्राइंगल्स को क्या बोल सकते हैं? कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स बोल सकते हैं, ठीक है। होप सो ये बात समझ में आ रही होगी, क्योंकि दो एंगल्स आपस में इन दोनों के बराबर है, तो थर्ड वाला एंगल भी आपस में बराबर होगा ही होगा, क्योंकि एंगल सम सेम रहता है। इधर भी 180 है तीनों एंगल्स का सम, इधर भी तीनों एंगल्स का सम 180 है, राइट। अगर मैं बात करूँ साइड कॉन्ग्रुएंस रूल की, ठीक है, तो अगर ये एक ट्राइंगल है, ये एक और ट्राइंगल है, ठीक है, ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल PQR में अगर ऐसा हो जाए कि AB साइड बराबर हो जाए PQ के, BC साइड बराबर हो जाए QR के, और AC साइड बराबर हो जाए PR के, है ना, तो उस सिचुएशन में दोनों ट्राइंगल को क्या बोला जाएगा? कॉन्ग्रुएंट बोला जाएगा। कौन सी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग? साइड कॉन्ग्रुएंस रूल क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग, ठीक है। अच्छा, लास्ट जो रहता है RHS कॉन्ग्रुएंस रूल, ये एप्लीकेबल होता है किसके लिए? राइट एंगल ट्राइंगल के लिए। आंखें चमक गई कुछ लोगों की, है ना। ये राइट एंगल ट्राइंगल एक और,
ये एक और राइट एंगल ट्राइंगल। दोनों में क्या खास बात है, यहाँ पे ABC नाम है इस राइट एंगल ट्राइंगल का जिसका एंगल भी 90 है, और यहाँ पे PQR नाम है राइट एंगल ट्राइंगल का जिसका एंगल Q 90 है ना। तो RHS का पूरा नाम क्या है, RHS का नाम है, R स्टैंड्स फॉर राइट एंगल, ठीक है, और H स्टैंड्स फॉर हाइपोटेनियस, है ना, हाइपोटेनियस मतलब 90 डिग्री के एंगल के अपोजिट वाली साइड। S स्टैंड्स फॉर साइड, ठीक है। तो सिंपल सी बात क्या है कि अगर मान लो दो राइट एंगल ट्राइंगल है आपके पास में, दो क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल हैं आपके पास में, तो दोनों में एंगल B और एंगल Q जो है वो 90-90 के, ठीक है, और हाइपोटेनियस दोनों के बराबर है, यानी AC और PR दोनों के बराबर हैं, और साइड मतलब मान लो AB साइड और PQ साइड दोनों के बराबर है। तो उस सिचुएशन में दोनों ट्राइंगल्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर, है ना, एंड द रीजन बिहाइंड इट इज RHS कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया, ठीक है। अच्छा, बहुत सही। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट, सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स, है ना, सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स। जब कॉन्ग्रुएंसी पढ़ ही लिया तो सिमिलैरिटी पे बात कर ही लेते हैं। जैसे मान लो एक ट्राइंगल ये है, एक ट्राइंगल ये है, ठीक है, ठीक है, दोनों में एक बड़ा ट्राइंगल एक छोटा ट्राइंगल है, एक का नाम ABC है, एक का नाम PQR है, ठीक है, ठीक है साहब। दोनों में क्या खास बात है, दोनों का शेप जो है ना सर, दोनों का शेप कैसा है, दोनों का शेप है सेम, ठीक है, और साइज जो है ना वो है ना इक्वल हो भी सकता है और इक्वल नहीं भी हो सकता है ना, कैन बी सेम और डिफरेंट, है ना, साइज कैन बी सेम और डिफरेंट, है ना, कोई दिक्कत नहीं है, कैसा भी हो साइज, ठीक है। कॉन्ग्रुएंसी में शेप सेम साइज इक्वल होते थे, यहाँ पे शेप सेम है, साइज कैन बी सेम और डिफरेंट, है ना। तो सिचुएशन में टू ट्राइंगल्स को हम सिमिलर बोलते हैं, ठीक है। अगर उनका शेप बिल्कुल सेम है और साइज अलग अलग हो सेम हो कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। अब ऐसा कब होगा जब दो ट्राइंगल सिमिलर होंगे, पहली चीज़ देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, है ना, दो ट्राइंगल्स सिमिलर होते हैं अगर उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हों एंड देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशो। यहाँ पे साइड्स का इक्वल होना जरूरी नहीं है, साइड्स कैसी होनी चाहिए, सेम रेशो में होनी चाहिए, ठीक है ना। सेम रेशो का मतलब क्या है कि अगर ये मान लो ये 8, 6 और 10 है, तो अगर ये 4, 3 और 5 हो तो 8 और 4 का रेशो 2:1, 6 और 3 का रेशो 2:1, 10 और 5 का रेशो भी 2:1, तो तीनों साइड्स प्रोपोर्शनल है, तो हम दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर ट्राइंगल्स बोल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके कुछ क्राइटेरिया, एंगल 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 सिमिलरिटी, अगर दो ट्राइंगल हैं उनके तीनों एंगल्स, है ना, एंगल ABC जो हैं वो बराबर हों किसी एक और ट्राइंगल PQR के तीनों एंगल्स के, ठीक है साहब, ये एंगल P, ये एंगल Q, ये एंगल R के, ठीक है। तो उस सिचुएशन में दोनों ट्राइंगल्स को क्या बोला जाएगा, सिमिलर बोला जाएगा, ठीक है। पहला सिमिलरिटी क्राइटेरिया है, ठीक है। दूसरा क्राइटेरिया एंगल एंगल सिमिलरिटी है कि अगर मान लो दो एंगल भी सिर्फ बराबर होंगे ना तो भी दोनों ट्राइंगल्स को हम सिमिलर बोल देंगे, ठीक है। अच्छा, साइड 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 सिमिलरिटी क्या कहती है कि अगर एक ट्राइंगल ये है, एक ट्राइंगल ये है ना, ABC और PQR, ठीक है। तो अगर मान लो AB और PQ का रेशो, ठीक है, BC और QR के रेशो के और AC और PR के रेशो के बराबर अगर है तो दोनों ट्राइंगल्स को हम क्या बोल देंगे, सिमिलर बोल देंगे, साइड 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 सिमिलरिटी क्राइटेरियन से ना, ठीक है। और इनकी नेमिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ABC सिमिलर टू PQR, क्योंकि यहाँ इसी से हमें पता चलेगा कि एंगल A जो बन रहा है वो P के बराबर होगा, B वाला एंगल Q के बराबर होगा और C वाला एंगल R के बराबर होगा। क्लियर? अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट होती है नेमिंग, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। अगर मैं बात करूँ क्राइटेरियन की जो SAS सिमिलरिटी है, तो अगर मान लो दो ट्राइंगल है ना, ठीक है, एक ट्राइंगल है अपना ABC, दूसरा है PQR, और दोनों में क्या खास बात है कि AB और AC का जो रेशो है, AB और AC का जो रेशो है वो बराबर है PQ और PR के रेशो के ना, ठीक है। और बेसिकली एंगल A और एंगल P जो है वो बराबर है ना, या फिर आप इस साइड रेशो को वैसे भी लिख सकते हो कि AB और PQ जिस रेशो में है उसी रेशो में AC और PR हैं, ठीक है। और एंगल P जो A जो है वो एंगल P के बराबर अगर है ना, तो दो साइड्स और उनके बीच वाला इंक्लूडेड एंगल है ना, दोनों सिमिलर हैं किसी दूसरे ट्राइंगल के दो साइड्स और उनका इंक्लूडेड एंगल के, है ना, तो देन वी कैन से दैट दोस टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर टू ईच अदर, ठीक है। अच्छा, बहुत सही। जब इतनी बातें पढ़ ली तो एक लास्ट पॉइंट और पढ़ लिया जाए, ट्राइंगल इनइक्वालिटीज़, ठीक है। इसमें क्या होता है कि किसी भी ट्राइंगल में सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड, पढ़ा होगा आपने।
डिफरेंस ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज लेसर देन द थर्ड साइड, है ना, टू साइड्स का डिफरेंस थर्ड साइड से ग्रेटर होता है। यानी बेसिकली हम ये बोलते हैं कि अगर एक ट्राइंगल ABC है ना, उसकी साइड्स का लेंथ अगर स्मॉल है, स्मॉल बी स्मॉल सी है, तो जो सी साइड है ना वो बड़ी होगी ए और बी के डिफरेंस से, डिफरेंस जब भी निकालते हैं तो मॉड लगा देते हैं, और छोटी होगी ए और बी के सम से, ठीक है। अच्छा, ऐसा ही हम बाकी दो साइड्स के लिए भी लिख सकते हैं, यानी बी और ए के लिए भी लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये दोनों बातें इसी में कवर हो गई। सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज ग्रेटर देन ट्वाइस द लेंथ ऑफ मीडियन ड्रॉन टू द थर्ड साइड। यानी अगर एक ट्राइंगल ABC है, ठीक है ना, और ये उसकी मीडियन AD है, तो सिंपल सी बात है, ए वर्टेक्स से दो साइड और एक मीडियन जा रही है, तो जो दोनों साइड्स की लेंथ का सम होगा, AB और AC का सम होगा, वो वहाँ से जाने वाली मीडियन के लेंथ के डबल से भी ग्रेटर होगा, है ना, 2 टाइम्स AD से भी ग्रेटर होता है हमेशा। अगली बात, टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर अनइक्वल। अगर दो साइड्स किसी भी ट्राइंगल की बराबर नहीं हैं तो बड़ी साइड के सामने वाला एंगल बड़ा होगा, छोटी साइड के सामने वाला एंगल छोटा होगा, ठीक है। सेम एज अगर दो एंगल्स किसी भी ट्राइंगल के बराबर नहीं है तो बड़े एंगल के सामने वाली साइड बड़ी होगी, छोटे वाले एंगल के सामने वाली साइड छोटी होगी। अगर ABC किसी ट्राइंगल की साइड्स हैं तो रूट ऑफ A, रूट ऑफ B और रूट ऑफ C भी किसी ट्राइंगल की साइड्स की लेंथ हो सकती हैं। इट इज़ पॉसिबल, ठीक है, हेरन्स फार्मूला से प्रूव कर सकते हो, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स पे बात करते हैं ना। इंपॉर्टेंट रिजल्ट, पहला इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये, एज अ क्वेश्चन आपको दिख रहा है ना, ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है भाई, है ना, इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ना, बहुत जगह यूज़ आता है, जब पता होता है तो बहुत अच्छे से यूज़ आता है ना, ठीक है। अच्छा, क्या रिजल्ट है कि अगर मान लो एक ट्राइंगल ABC है ना, उसका एंगल B का बाइसेक्टर और एंगल C का बाइसेक्टर, दोनों बाइसेक्टर I पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। I स्टैंड्स फॉर इन सेंटर, है ना, जो अंदर एक सर्कल ड्रॉ करते हैं ना अपन ट्राइंगल की तीनों साइड्स को टच करके जाने के लिए, उस सर्कल का जो सेंटर होता है उसको इन सेंटर बोलते हैं। वो बेसिकली ट्राइंगल के तीनों इंटीरियर एंगल्स के बाइसेक्टर्स का पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस होता है। तो बेसिकली एंगल B का बाइसेक्टर और एंगल C का बाइसेक्टर दोनों कौन से पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, I पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं अगर, तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो इस ऊपर वाले एंगल से रिलेटेड है। कैसे? यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री प्लस हाफ ऑफ एंगल ए के बराबर होता है ना, 90 डिग्री प्लस हाफ ऑफ एंगल ए के बराबर होता है ये वाला एंगल ना। अगर ये एंगल ए है तो ये वाला एंगल 90 प्लस हाफ ऑफ एंगल ए होता है। प्रूफ करने के लिए बहुत आसान है, एनसीईआरटी में अपने प्रूफ भी किया होगा, बट ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, याद रखा जाए ना, याद रखा जाए, ठीक है ना, याद रखा जाए, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। ये अगेन एन इम्पॉर्टेंट रिजल्ट, ठीक है ना, अगेन एन इम्पॉर्टेंट रिजल्ट। मान लो एक ट्राइंगल है ना, मान लो एक ट्राइंगल है, ठीक है, बना रहा हूँ मैं एक ट्राइंगल, ठीक है, यहाँ पे मैंने एक ट्राइंगल बना दिया, ठीक है, ये बेसिकली ट्राइंगल है अपना, ठीक है, ABC ट्राइंगल, ठीक है, ABC ट्राइंगल। इसकी मैंने AB और AC साइड को P और Q तक एक्सटेंड किया, ये P पॉइंट तक एक्सटेंड किया, ये Q पॉइंट तक एक्सटेंड किया। तो ये जो एक्सटेंडेड पार्ट में जो एक्सटीरियर एंगल बन रहे हैं ना, ये एंगल PBC और एंगल QCB, ये जो दो एक्सटीरियर एंगल बन रहे हैं, अगर इन दोनों एक्सटीरियर एंगल के बाइसेक्टर, अगर इन दोनों एक्सटीरियर एंगल्स के बाइसेक्टर, पहले का ये और दूसरे का ये, अगर ये दोनों बाइसेक्टर किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं तो वो क्योंकि A के अपोजिट में है तो उसको IA बोलेंगे। ये बेसिकली एक्स सेंटर हो गया, इस ट्राइंगल का क्या हो गया, एक्स सेंटर हो गया, ठीक है। अच्छा, यानी ये इस एंगल का भी बाइसेक्टर है और इस एंगल का भी बाइसेक्टर है। अगर अंदर वाले बाइसेक्टर इंटरसेक्ट कर रहे थे तो वहाँ अंदर जो एंगल बन रहा था वो आ रहा था 90 प्लस हाफ ऑफ ए, है ना। अगर एंगल्स के बाहर वाले, है ना, एक्सटीरियर पार्ट के बाइसेक्टर्स अगर इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो ये जो एंगल बनेगा ये होगा 90 माइनस हाफ ऑफ एंगल ए, ठीक है। कितने मतलब रिलेटेड है ना, ये वाला एंगल 90 प्लस हाफ ऑफ ए, क्योंकि एंगल बी और एंगल सी के इंटीरियर बाइसेक्टर्स थे, ठीक है। अच्छा, और यहाँ पे एंगल बी और एंगल सी के एक्सटीरियर एंगल्स के बाइसेक्टर है ना, तो यहाँ पे रिजल्ट हो जाएगा 90 माइनस हाफ ऑफ ए, क्योंकि एंगल बाहर चला गया तो 90 माइनस हाफ ऑफ एंगल ए। अब देखो ये कितना आसान सा रिजल्ट है ना, इसको बहुत आसानी से आप प्रूव कर सकते हो, राइट। अच्छा, बट अब अगर देखा जाए तो इसका यूज़ देखो यहाँ पे ना, कितना शानदार क्वेश्चन है। ईरान ज्योमेट्री ओलंपियाड का 2017 का सवाल है, कितना शानदार सवाल है। क्या कह रहा है, इन ट्राइंगल ABC द इनसर्कल विद सेंटर I टचेज द साइड BC एट पॉइंट D, ठीक है। अगर मान लो एक ट्राइंगल बनाऊँ मैं, ठीक है ना, अगर मैं क्या बनाऊँ, एक ट्राइंगल बनाऊँ, ठीक है, ये एक ट्राइंगल बना रहा हूँ मैं, ठीक है, ये मैंने एक ट्राइंगल बनाया,
ठीक है ना। इसका एक इनसर्कल है, इनसर्कल मतलब तीनों साइड्स को टच करके जाने वाला एक सर्कल, ठीक है, ठीक है, तीनों साइड्स को टच करके जाने वाला एक सर्कल है ना। बाहर जा रहा है ना, थोड़ा सा छोटा किया जाए इसको, और छोटा करना पड़ेगा इसको। ठीक है ना, फाइन है ना। तो ये ट्राइंगल अपना ABC है, ठीक है, और इस ABC ट्राइंगल में क्या है, इसका इंसर्कल है विद सेंटर आई, इसका सेंटर क्या है, सेंटर आई है ना यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, एंड टचेज द साइड BC एट पॉइंट D, ये BC साइड को टच करता है कौन से पॉइंट पे, D पॉइंट पे, ठीक है। तो ये बेसिकली परपेंडिकुलर हो गया है ना। अच्छा, एंड DI मीट्स AC एट X, अगर मैं D और I को मीट करके आगे बढ़ा दूँ तो वो कहाँ पे मीट करता है, AC को X पॉइंट पे। तो आगे क्वेश्चन कहता है द टेंजेंट लाइन फ्रॉम X टू द इन सर्कल, अगर X से टेंजेंट लाइन हम ड्रॉ करें, ठीक है ना, इन सर्कल के ऊपर, इन सर्कल के ऊपर अगर हम क्या करें, एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ करें, तो वो AB को कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, Y पॉइंट पे। अगर मैं इसके ऊपर एक टेंजेंट ड्रॉ करूँ तो ये AB को कौन से पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, Y पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है ना। तो आगे क्वेश्चन कहता है YI एंड BC इंटरसेक्टेड पॉइंट G, Y को I से मिला करके अगर आप लाइन ड्रॉ करोगे तो वो BC को कौन से पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, Z पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा ना, Z। देन प्रूव दैट AB और BZ बराबर होंगे, AB और BZ क्या होंगे, बराबर होंगे। डायग्राम बना लिया मैंने बहुत जल्दी, फिर से बता देता हूँ। एक ट्राइंगल ABC था, है ना, उसका इन सर्कल ड्रॉ किया, उसका सेंटर I था, और वो सर्कल जहाँ पे BC साइड को टच कर रहा था वो पॉइंट D था। D और I को मिला के लाइन ड्रॉ करेंगे तो वो AC को X पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, X पे इंटरसेक्ट कर गया, उसके बाद X से हमने इस इन सर्कल के ऊपर एक और टेंजेंट ड्रॉ की, एक टेंजेंट ये है, एक टेंजेंट इधर ड्रॉ की। जैसे ये टेंजेंट ड्रॉ की तो बेसिकली ये कौन से पॉइंट पे सर्कल को मीट कर रही है, किसी एक पॉइंट पे मीट कर रही है, और AB को कहाँ पे मीट कर रही है, Y पॉइंट पे। तो आपको Y और I को मिला के लाइन ड्रॉ करनी है, वो BC को कहाँ इंटरसेक्ट करेगी, Z पॉइंट पे। तो हमें क्या करना है प्रूफ, कि AB और BZ दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे, AB और BZ दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। ये हमें प्रूफ करना है, बहुत आसानी से प्रूफ कर सकते हैं। कैसे प्रूफ करेंगे, बहुत ध्यान से समझिए सोल्यूशन में, ठीक है, ठीक है। सबसे पहला काम, अगर मुझे AB और BZ बराबर करना है ना, तो मैंने पता क्या सोचा, क्योंकि ये I जो है इन सेंटर है, वो बेसिकली तीनों इंटीरियर एंगल के बेसिकली पॉइंट ऑफ तीनों इंटीरियर एंगल के बाइसेक्टर्स का पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस है। तो मैंने A को I से मिलाया, है ना, ठीक है ना, A को I से मिलाया, ठीक है ना, B को I से मिलाया, और C को भी Z को भी I से मिलाया हुआ ही है ना। फिर क्योंकि इन सेंटर है, क्योंकि क्या है, इन सेंटर है, तो ये भी एंगल बाइसेक्टर होगा, ठीक है, और ये भी क्या होगा, एंगल बाइसेक्टर होगा। तो अभी अगर आप मेरी नज़र से देखो तो आपको ऐसा दिखाई देगा कि यहाँ पे X है, यहाँ पे Y है, ये A पॉइंट है ना, और ये एंगल बाइसेक्टर है, ठीक है ना साहब, और ये भी एंगल बाइसेक्टर है, ठीक है ना साहब। मेरी नज़र से देखोगे तो ये भी एंगल बाइसेक्टर है, ये भी एंगल बाइसेक्टर है, यहाँ पे पॉइंट I है। तो आपको क्या दिखता है, अभी भी जो प्रॉपर्टी पढ़ी है पिछले पेज पे, कि दोनों एक्सटर्नल एंगल के बाइसेक्टर्स जिस पॉइंट पे मीट करते हैं वहाँ पे जो एंगल बनता है वो यहाँ वाले एंगल का 90 माइनस हाफ ऑफ यहाँ वाला एंगल होता है ना। हाँ, तो उस हिसाब से हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, अगर ये एंगल A है ना, तो ये एंगल कितना होगा, एंगल XIY कितना होगा, एंगल XIY कितना होगा। तो आप बोलेंगे सर अगर ये एंगल A है तो ये एंगल 90 माइनस हाफ ऑफ A होगा, कितने का होगा, ये एंगल होगा 90 माइनस एंगल A/2 होगा। मैंने कहा बहुत सही। अब अगर इतना समझ में आ गया तो आप क्या करोगे, तो आप बोलोगे कि सर एंगल XIY जो है ना वो ZID के बराबर होगा या DIZ के बराबर होगा। ये एंगल किसके बराबर होगा, DIZ के बराबर होगा। मैंने कहा क्यों होगा, क्योंकि सर ये देखो आप DIX भी स्ट्रेट लाइन है और YIZ भी स्ट्रेट लाइन है। दो स्ट्रेट लाइन जब किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं, बराबर होते हैं। मैंने कहा बहुत बढ़िया, तो ये एंगल दोनों बराबर हो गए वर्टिकली अपोजिट एंगल से। ठीक है, ठीक है सर, समझ गए। अब आगे क्या होगा, आगे ये होगा कि ये एंगल अपना 90 माइनस A/2 आ गया ना। अभी मैंने बोला कि क्या आपको पता है कि एंगल DZI और DIZ दोनों का सम जो है ना वो 90 डिग्री है, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल के बचे हुए दो एंगल है, क्योंकि एक एंगल तो 90 है ही है, तो बाकी दोनों एंगल्स का सम कितना होता है, 90 होता है।
तो डी आई जेड की वैल्यू जो ये आएगी ना, ये यहाँ रख देंगे। तो यहाँ से डी जेड आई एंगल का वैल्यू कितना आ जाएगा, यहाँ पे मैंने 90 माइनस a/2 लिखा, दैट इज इक्वल टू 90। 90 से 90 उड़ गया, माइनस a/2 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो डी जेड आई एंगल जो होगा वो एंगल a/2 हो जाएगा। और डी जेड आई अगर ये एंगल a/2 आ जाए, हाँ, तो फिर मैं क्या बोलूँगा कि अब थोड़ा सा दिमाग दूसरे डायरेक्शन में लगाते हैं ना, क्योंकि a और i को मिलाया, यानी इन सेंटर को a से मिलाया, तो ये एंगल को बाइसेक्ट करेगा, तो ये a/2 है। तो फिर सोचने में आया कि सर ट्राइंगल AIB और ZIB दोनों कॉन्ग्रुएंट है। ट्राइंगल AIB और ZIB दोनों क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट है। क्यों है? एक बच्चे ने पूछा क्यों है सर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट क्यों है? तो भाई ध्यान से सुन, ये एंगल a/2 और ये एंगल भी a/2, ये पहला पॉइंट हो गया ना। दूसरा पॉइंट, क्योंकि B और I को मिलाया तो BI यानी इन सेंटर को B वर्टेक्स से मिलाने वाला लाइन सेगमेंट इस एंगल को भी क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा। तो ये भी b/2 और ये भी b/2। अच्छा, और तो ये दोनों एंगल भी बराबर हैं, एक तो ये एंगल बराबर हो गए, एक ये एंगल बराबर हो गए, और BI दोनों ट्राइंगल में कॉमन है। BI दोनों ट्राइंगल में क्या है, कॉमन है। तो ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हुए एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल से, ठीक है। और जब दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो बाय CPCT क्या बोल सकते हैं आप, कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, राइट, है ना। कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स या फिर कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो हम ये बोलेंगे कि AB और BZ दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। AB और BZ क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। होप सो आपको समझ में आया होगा, ठीक है। होप सो आपको समझ में आया होगा। बहुत सिंपल सी बातों को यूज़ करके बहुत छोटी छोटी से प्रॉपर्टीज़ हैं। अब अगर ये एंगल बराबर ना दिखे ना तो ये एंगल a/2 आएगा नहीं, और ये एंगल जब तक a/2 नहीं आएगा ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे, और कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे तब तक काम नहीं बनेगा यार, काम नहीं बनेगा। तो ये इंपॉर्टेंट बातें कुछ जो बेसिकली क्वेश्चंस में होती हैं, वहाँ से उनको यूज़ करना होता है। लेट्स सी नादर प्रॉपर्टीज़, राइट। वन ऑफ द इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ना, क्या है ये प्रॉपर्टी कि PS इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल QPR, है ना, और PT परपेंडिकुलर टू QR। एक PQR ट्राइंगल है साहब, क्या है, एक PQR एक ट्राइंगल है, ठीक है, PQR, ठीक है ना। और PS बाइसेक्टर है इस एंगल का, QPR का बाइसेक्टर PS है ना। PS क्या है, इस एंगल का बाइसेक्टर है, यानी जितना ये एंगल है उतना ही ये एंगल है ना। ये एंगल A है, ये एंगल भी A है। मैंने कहा बहुत सही। फिर क्या हुआ, फिर PT परपेंडिकुलर डाला QR पे, है ना। तो यहाँ से मैंने एक परपेंडिकुलर डाला है सब, है ना, ये परपेंडिकुलर डाल दिया PT। अच्छा, तो परपेंडिकुलर डालने के बाद क्या हुआ कि अब हमें ये शो करना है कि एंगल TPS जो है ना, एंगल TPS जो है वो हाफ ऑफ एंगल मॉड एंगल Q माइनस एंगल R के बराबर होता है। अच्छा, देखो ध्यान से इसको कैसे प्रूव करते हैं। देखो, क्योंकि ये दोनों एंगल बराबर थे, यहाँ पे जैसे ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ना, जैसे ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो ये एंगल की मेजरमेंट कितनी बची बताओ, ये एंगल की मेजरमेंट कितनी बची, है ना। तो एक बच्चा बोलेगा सर काउंट कर लेंगे वैसे ये कितना बचेगा, बट अगर मान लो मैं इस एंगल TPS को x बोल दूँ और ये पूरा एंगल A था, तो ये कितने का बचेगा, तो ये बचेगा A माइनस x का। मैंने कहा बहुत सही। अब आपको दो चीज़ें पता है कि क्योंकि ये वाला ट्राइंगल जो है ना, इसके दोनों एंगल्स कौन कौन से, 90 डिग्री वाले एंगल को छोड़ के जो ये एंगल है और ये एंगल है, दोनों का सम कितना होगा, तो उसने बोला 90। तो A माइनस एक्स और एंगल Q दोनों का सम कितना हुआ, 90 डिग्री हुआ। मैंने कहा बहुत सही। फिर इस राइट एंगल ट्राइंगल में देख, इस राइट एंगल ट्राइंगल में ये पूरा एंगल कितने का है, तो ये A और ये x, तो दोनों मिला के A प्लस एक्स हुए, और ये एंगल R है ना। तो A प्लस एक्स और एंगल R दोनों का सम कितना होगा, तो उसने बोला सर ये भी 90 डिग्री ही होगा क्योंकि ये भी राइट एंगल ट्राइंगल ही है। मैंने कहा बहुत सही। अब क्या करें, अब माइनस 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 90 से 90 उड़ा दिया और A से A भी उड़ा दिया, माइनस एक्स और माइनस एक्स माइनस का 2x हो गया, और यहाँ पे प्लस में एंगल Q माइनस एंगल R आया, दैट इज इक्वल टू 0, है ना। तो माइनस 2x को उधर फेंक दिया तो प्लस का हो गया, दैट इज इक्वल टू एंगल Q माइनस एंगल R। फिर मैंने x का वैल्यू निकाला तो वो 1/2 हो गया, है ना, और मॉड में लिख दिया एंगल Q माइनस एंगल R। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि जो भी रिजल्ट आए वो पॉजिटिव आए, क्योंकि नेगेटिव एंगल हम यूक्लिडियन ज्योमेट्री में कंसिडर नहीं करते। और x किसको माना था हमने, इसको माना था। ये क्या है, TPS, है ना। तो एंगल TPS क्या हो गया, ये हाफ ऑफ बेस एंगल्स का डिफरेंस होता है, ये हाफ ऑफ बेस एंगल्स का डिफरेंस होता है। याद कैसे रखना है, बहुत ध्यान से समझिए कि किसी भी ट्राइंगल में अगर किसी एक ही वर्टेक्स से, है ना, किसी एक ही वर्टेक्स से एंगल बाइसेक्टर भी ड्रॉ किया है और ऑल्टीट्यूड भी ड्रॉ किया है,
तो एंगल बाइसेक्टर और ऑल्टीट्यूड के बीच का जो एंगल होगा, ये एंगल इन दोनों बेस एंगल्स के डिफरेंस के हाफ के बराबर होता है। इन दोनों बेस एंगल्स के डिफरेंस के हाफ के बराबर होता है, ठीक है। अच्छा, कैसे यूज़ करेंगे, कहाँ यूज़ करेंगे, कोई एक एग्जांपल दे दो सर जहाँ यूज़ हुआ हो। तो बेटा सुन ध्यान से, ये है 2012 का शेरिन ज्योमेट्री ओलंपियाड का क्वेश्चन, ठीक है। इसमें क्या कह रहा है क्वेश्चन, ठीक है ना, ये बेसिकली मेरी पेड बैच की डीपीपी का क्वेश्चन है ना। क्या कहता है ये, इन एन आइसोस्केलस ट्राइंगल ABC, ठीक है, आइसोस्केलस ट्राइंगल ABC, द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A and B are inversely proportional to the respective side lengths. Find angle C. क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, समझ नहीं आया सर, समझ नहीं आया, बहुत ध्यान से सुन। ये कह रहा है कि एक ट्राइंगल ABC है जो कि नॉन आइसोस्केलस है। नॉन आइसोस्केलस मतलब वो आइसोस्केलस ट्राइंगल नहीं हो सकता, है ना, ये याद रखना है आखिरी तक, ठीक है। आइसोस्केलस ट्राइंगल नहीं हो सकता, उसका जो बाइसेक्टर ऑफ एंगल A एंड एंगल B है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है रेस्पेक्टिव साइड लेंथ्स के। रेस्पेक्टिव साइड लेंथ के क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो फाइंड एंगल C, एंगल C को फाइंड करना है, ठीक है। अच्छा जी, तो पहले एक ट्राइंगल बना लिया ना, पहले क्या बना लिया, एक ट्राइंगल बना लेते हैं पहले ना। आइसोस्केलस ट्राइंगल नहीं बनाना है, याद रखना है ना। तो एक साइड ऐसे ड्रॉ किया, एक साइड ऐसे ड्रॉ किया, ठीक है ना, और एक साइड ऐसे ड्रॉ किया, ठीक है, ड्रॉ कर लिया सर। फिर आगे क्या करें सर, ये हो गया अपना वर्टेक्स A, ये हो गया वर्टेक्स B और ये हो गया वर्टेक्स C। देखो ये अच्छे ओलंपियाड का सवाल है जिसको करने के लिए बहुत सारा समय दिया जाता है, अच्छे ओलंपियाड्स में से एक है ना ज्योमेट्री का। तो इस क्वेश्चन में टाइम लगेगा, बहुत ध्यान से समझे, है ना, ठीक है। ये ट्राइंगल ABC है अपना, उसने बोला कि बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल A एंड एंगल B, है ना, तो एंगल A का बाइसेक्टर ड्रॉ कर लिया, ये एंगल A का बाइसेक्टर हो गया साहब, है ना। इसका नाम क्या रखा, इसका नाम रखा AA1, ठीक है। अच्छा, और एंगल B का बाइसेक्टर ड्रॉ कर लिया, है ना, एंगल B का बाइसेक्टर ड्रॉ कर लिया, ठीक है। इसका नाम क्या रखा, BB1, ठीक है। अच्छा जी, यानी ये एंगल बाइसेक्ट करते हुए आ रहा है ना, और ये भी एंगल को बाइसेक्ट करते हुए आ रहा है। अच्छा जी सर, और हमें क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, हमें क्वेश्चन ये बोल रहा है कि जो एंगल बाइसेक्टर्स है ना AA1 और BB1, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है रेस्पेक्टिव साइड लेंथ्स के। AA1 जिस साइड पे ड्रॉ हुआ है वो है BC और BB1 जिस साइड पे ड्रॉ हुआ है वो है AC, है ना। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना, इन्वर्सली प्रोपोर्शन में है ना। हाँ, इन्वर्स प्रोपोर्शन है, मतलब क्या बोले कि जो AA1 और BB1 का रेशियो होगा, है ना, वो AA1 के सामने वाली साइड BC और BB1 के सामने वाली साइड AC के साथ इन्वर्स प्रोपोर्शन में, यानी BC और AC का इन्वर्स मतलब उल्टा, यानी AC अपॉन BC के, है ना, रेशियो के बराबर है ना। क्या 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 जो AA1 और BB1 का रेशियो है वो AA1 के सामने वाली साइड BC और उसके सामने वाली साइड AC दोनों के रेशियो के इन्वर्स, यानी AC अपॉन BC के रेशियो के बराबर है, ठीक है। अच्छा, ये गिवन है और हमें एंगल C की मेजरमेंट चाहिए, एंगल C की मेजरमेंट चाहिए। तो हमने क्या किया इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, बहुत ध्यान से समझिए। हमने कुछ कंस्ट्रक्शंस किए, ठीक है। पहला कंस्ट्रक्शन, यहाँ से एक ऑल्टीट्यूड ड्रॉ किया, ठीक है, ठीक है ना। इस ऑल्टीट्यूड का क्या नाम रखा, ये ऑल्टीट्यूड ड्रॉ किया, इसको AA2 बोला, है ना, क्या बोला, AA2 परपेंडिकुलर ऑन, ठीक है, क्या बोला, ड्रॉ किया AA2 परपेंडिकुलर ऑन किसके ऊपर परपेंडिकुलर बेटा, ये परपेंडिकुलर ऑन BC, ठीक है, और BB2 परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया साहब इधर, ठीक है ना, BB2 परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया साहब किसके ऊपर, AC के ऊपर ना, ठीक है। BB2 परपेंडिकुलर ऑन AC, ठीक है। अच्छा, ड्रॉ कर दिया सर। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद ये होगा, बहुत ध्यान से समझ बेटा, कि अभी वही कंडीशन आ गई, एंगल बाइसेक्टर और परपेंडिकुलर के बीच का एंगल है ना, हाँ, इन दोनों बेस एंगल्स के डिफरेंस के बराबर होगा। अब कैसे ना कैसे इस एंगल पे बात करनी है अपने को ना। अब इस एंगल पे बात कैसे करेंगे, बहुत ध्यान से सुनना। पहली चीज़, क्योंकि AA1 और BB1 AC और BC के रेशियो के बराबर हैं, तो फिर मैंने थोड़ा सा दिमाग लगाया और, है ना, मैंने आपसे बोला कि अगर मैं आपसे पूछूं कि एरिया ट्राइंगल ABC निकालना है, ठीक है ना, वो भी दो तरीके से, तो पहला तरीका क्या होगा, तो उसने बोला पहला तरीका होगा सर हाफ इंटू बेस लेंगे BC और हाइट ले लेंगे AA2,
बी सी इंटू ए टू। मैंने कहा बहुत सही। और सर दूसरा तरीका, तो दूसरा तरीका बेस ले लेंगे ए सी और हाइट हो जाएगी बी बी टू, है ना, हाफ इंटू ए सी इंटू हाइट हो जाएगी बी बी टू। मैंने कहा बहुत सही। फिर क्या करेंगे, तो फिर सर हाफ से हाफ तो कैंसिल हो जाएगा, तो फिर हमें समझ में आएगा कि ए टू के अपॉन में अगर हम किसको ले आएँ, इधर से बी बी टू को डिवाइड में ले आएँ, तो वो वैल्यू किसके बराबर होगी, वो बराबर होगी ए सी के अपॉन में इस बी सी को ले आएंगे उसके। मैंने कहा बहुत सही, ये बात तो समझ में आ गई, ठीक है। तो सर हमें एक चीज़ पता है कि ए सी अपॉन बी सी कैन बी इक्वल्स टू ए टू अपॉन बी बी टू। तो फिर मैंने नेक्स्ट ही स्टेप में लिख दिया कि जो ए वन और बी बी वन का रेशियो है वो बराबर होगा ए टू और बी बी टू के रेशियो के, ठीक है साहब। दिस इज इक्वेशन 1, दिस वाज इक्वेशन नंबर 2, है ना, जो बैक ऑफ द माइंड में चल रहा था, है ना। तो यहाँ से पता चला ए वन और बी बी वन का रेशियो ए टू और बी बी टू के रेशियो के बराबर है। फिर मैंने इन दोनों को फ्लिप कर लिया, है ना, जो कि बहुत ही सही तरीका है। ए वन अपॉन में ए टू आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू बी बी वन अपॉन में बी बी टू आ जाएगा, ठीक है। फिर मैंने इनको बराबर मान लिया के, है ना। तो जब इसको के बराबर किया तो ए वन बराबर कितना आया बताओ, तो एक बच्चे ने बोला के टाइम्स ए टू आ गया सर। मैंने कहा बहुत सही। और बी बी वन बराबर कितना आ गया, तो उसने बोला कि बी बी वन सर किसके बराबर आया, बी बी वन बराबर आया के टाइम्स बी बी टू के। मैंने कहा बहुत सही। अब क्या करें, तो क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल हमारे पास हैं दो यहाँ पे, एक तो है ए टू ए वन, है ना, इसमें मैंने ए वन ए टू निकालना चाहा कि इसकी लेंथ कितनी होगी ना, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं कि ए वन ए टू की लेंथ कितनी होगी, तो आप बोलेंगे सर अंडर रूट में हाइपोटेनस का स्क्वायर विच इज़ ए वन का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर विच इज़ ए टू का स्क्वायर। मैंने कहा बहुत सही। अब बताओ आगे क्या पता है आपको, तो उसने बोला कि सर ए वन को है ना हम के टाइम्स ए टू लिख सकते हैं। तो मैंने ए वन की जगह के टाइम्स ए टू लिखा, फिर उसका स्क्वायर किया, तो यहाँ पे आया के स्क्वायर इंटू ए टू का स्क्वायर, ठीक है, माइनस में ए टू का स्क्वायर। फिर एक बच्चे ने बोला सर ए टू का स्क्वायर है ना, कॉमन ले लो और बाहर अंडर रूट के बाहर ले आओ, तो ये हो जाएगा ए टू अंडर रूट में के स्क्वायर माइनस वन। मैंने कहा बहुत सही। दिस इज ए वन, सॉरी ए वन ए टू, ठीक है ना, ए वन ए टू। अच्छा, फिर सेम चीज़ यहाँ पे भी की, यहाँ पे भी क्या किया, सेम प्रोसेस किया, सेम प्रोसेस अप्लाई किया। तो क्या हुआ, जब सेम प्रोसेस अप्लाई किया यहाँ पे भी, तो मैंने बी वन बी टू निकालना चाहा। तो एक बच्चे से पूछा बी वन बी टू क्या होगा, तो उसने बोला कि सर बी वन बी टू का जो वैल्यू होगा वो अंडर रूट में बी बी वन का स्क्वायर माइनस बी बी टू का स्क्वायर। फिर सर बी बी वन की वैल्यू डाल दूंगा के बी बी टू, तो ये हो जाएगा के स्क्वायर बी बी टू का स्क्वायर माइनस बी बी टू का स्क्वायर। फिर बी बी टू का स्क्वायर कॉमन ले लूँगा तो वो अंडर रूट के बाहर चला जाएगा और ये हो जाएगा बी बी टू अंडर रूट में के स्क्वायर माइनस वन। मैंने कहा बहुत सही। फिर मैंने कहा कि अगर मैं आपसे पूछूं फिर से कि ए वन ए टू और बी वन बी टू का रेशो किसके बराबर है ना, अगर ए वन ए टू और बी वन बी टू का रेशो पूछ लिया जाए, है ना, ठीक है ना साहब, बी वन बी टू का रेशो पूछ लिया जाए कि ये दोनों का रेशो किसके बराबर आएगा, तो आप क्या करोगे, ये और ये दोनों वैल्यूज़ डिवाइड में रख दोगे। तो आप यहाँ लिखोगे कि ए टू अंडर रूट में के स्क्वायर माइनस वन, ठीक है, और डिवाइडेड बाय बी बी टू अंडर रूट में के स्क्वायर माइनस वन, और के स्क्वायर माइनस वन आपका चलता बनेगा। तो आपको पता चलेगा कि ए वन ए टू अपॉन बी वन बी टू जो होता है ना सर, वो बराबर होता है ए टू और बी बी टू के रेशो के। और फिर एक बच्चा यहाँ से देख के बोलेगा अरे सर ए टू और बी बी टू का रेशो तो ए वन और बी बी वन के भी बराबर होता है, तो ए वन और बी बी वन भी लिख ही दो। और जैसे ये लिख दिया फिर आंखें चमक गई, फिर आंखें चमक गई कि सर ये रेशो बराबर ये रेशो बराबर ये रेशो। सर डायग्राम में देखते हैं ना, सर डायग्राम में देखते हैं ना। उसने बोला ए वन ए टू मतलब ये वाला, ठीक है ना, और बी वन बी टू मतलब ये वाला ना, ठीक है। फिर ए टू मतलब ये वाला और बी बी टू मतलब ये वाला। मैंने कहा बहुत सही। फिर ए वन मतलब ये वाला और बी बी वन मतलब ये वाला, मतलब ये वाला जो ट्रायंगल है वो सिमिलर है इस वाले ट्रायंगल के। मैंने कहा बहुत सही, ये तो बहुत ही मज़ेदार बात हो गई, है ना। और जब दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे तो हम लिखेंगे क्या, उनकी नेमिंग लिखेंगे। हम बोलेंगे कि ए वन ए टू जो ट्रायंगल है वो सिमिलर है ट्रायंगल बी वन बी टू के,
और जब आप ये समझ जाओगे ना, जब आप इतने समझदार हो जाओगे कि आपको पता है कि ये दो ट्राइंगल सिमिलर हैं, तो जब दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो जाते हैं, है ना। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स में मैं ये बोलूँगा कि ये वाला जो एंगल होगा वो इस वाले एंगल के बराबर होगा, है ना। तो ये वाले एंगल का नाम क्या है भाई, इसका नाम है एंगल A1A2, जो कि बराबर हो जाएगा एंगल B1B2 के। और जैसे ही आपको ये समझ में आएगा कि ये दोनों एंगल बराबर हैं, A1A2 बराबर है B1B2 के, तो तुरंत आप क्या बोलोगे कि सर ये जो A1A2 ये वाला एंगल बोला है ना आपने सर, ये ऑल्टीट्यूड और एंगल बाइसेक्टर के बीच का एंगल है ना। तो इसकी मेजरमेंट जो दोनों बेस एंगल्स है ना ट्राइंगल के, है ना, उनके डिफरेंस के हाफ के बराबर होगी। तो सर इस एंगल की जगह आप लिखेंगे हाफ ऑफ मॉड, क्या लिखेंगे, हाफ ऑफ मॉड एंगल B माइनस एंगल C। मैंने कहा बहुत सही, बहुत सही, दैट इज इक्वल टू, फिर मैंने बोला ये वाला एंगल क्या लिखोगे, तो ये वाला एंगल के लिए, क्योंकि ये ऑल्टीट्यूड और एंगल बाइसेक्टर के बीच का एंगल है ना, तो ये एंगल दोनों बेस एंगल जो होंगे, एंगल ए और एंगल सी, दोनों के डिफरेंस के मॉड के बराबर, डिफरेंस के हाफ के बराबर होगा, यानी हाफ ऑफ मॉड में एंगल ए माइनस एंगल सी के बराबर होगा। मैंने कहा बहुत सही, फिर क्या करें, हाफ से हाफ उड़ा दो सर। फिर सर विवेक सर ने जो मॉड्यूलस वाली प्रॉपर्टीज़ पढ़ाई थी कि दोनों तरफ अगर मॉड हो तो मॉड जब ओपन होता है तो एक तरफ क्या लग जाता है, प्लस और माइनस, है ना। तो एक बार इन दोनों को बराबर रखेंगे प्लस साइन लगा के और एक बार माइनस साइन लगा के। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, यहाँ पे लिखेंगे कि एंगल बी माइनस एंगल सी दैट इज इक्वल टू प्लस का एंगल ए माइनस एंगल सी, और एक बार क्या लिखेंगे, एंगल बी माइनस एंगल सी दैट इज इक्वल टू माइनस का एंगल ए और माइनस माइनस प्लस का एंगल सी। ठीक है सर, तो सर यहाँ पे तो एंगल सी से एंगल सी कट गया पहले केस में, है ना, और एंगल बी और एंगल ए बराबर हो गए। फिर मैंने बोला कि यार जब ट्राइंगल के दो एंगल बराबर होते हैं ना, तो वो ट्राइंगल जो होता है ना उसमें जब दो एंगल्स बराबर हैं तो उनकी अपोजिट वाली साइड भी बराबर है, और जब अपोजिट वाली साइड बराबर है तो वो ट्राइंगल कैसा हो जाएगा, आइसोस्केलेस ट्राइंगल हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन तो पहले से चिल्ला चिल्ला के बोल के बैठा है कि ये नॉन आइसोस्केलेस ट्राइंगल है ABC। क्या है, नॉन आइसोस्केलेस ट्राइंगल है ABC। तो क्या होगा, तो ये वाला केस क्या हो जाएगा, इम्पॉसिबल हो जाएगा कि ये नहीं हो सकता। ठीक है, ठीक है, क्योंकि ट्राइंगल नॉन आइसोस्केलेस ट्राइंगल है ना। हाँ, तो क्या करेंगे, तो फिर हम एंगल बी को एज इट इज रखेंगे, है ना। एंगल बी को कहाँ रखेंगे, एज इट इज रखेंगे। ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं, यहीं लिख लेते हैं, एंगल बी को एज इट इज रखेंगे। माइनस का एंगल इधर आएगा तो प्लस का एंगल ए दैट इज इक्वल टू माइनस एंगल सी इधर आएगा तो प्लस का एंगल सी, तो पहले से एंगल सी फिर एक और एंगल सी। अच्छा, तो फिर मैंने क्या सोचा कि अगर ऐसा ही है कि यहाँ पे पहले से एंगल सी है, एक और एंगल सी आ जाएगा, तो मैंने कहा दोनों साइड एक एक एंगल सी और ऐड कर दो, यहाँ पे भी एंगल सी ऐड कर दो, यहाँ पे भी एंगल सी ऐड कर दो। तो इससे क्या होगा सर, यहाँ पे एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, तीनों एंगल्स का सम हो जाएगा, और तीनों एंगल्स का सम किसके बराबर होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। बहुत सही, दैट इज इक्वल टू, यहाँ पे एंगल सी प्लस एंगल सी प्लस एंगल सी कितना हुआ, 3 टाइम्स एंगल सी हो जाएगा। तो 3 टाइम्स एंगल सी अगर 180 है तो ये इंप्लाई करेगा कि एंगल सी बराबर हो जाएगा 180 के अपॉन में 3, जो कि कितना आ जाएगा, एंगल सी का वैल्यू 60 डिग्री हो जाएगा। होप सो आपको ये समझ में आया होगा। कितनी शानदार चीज़, कितनी शानदार जगह लग जाती है ना, बट रिजल्ट्स पता होने चाहिए। एनसीईआरटी में गिवन जो क्वेश्चंस है ना, एनसीईआरटी में जो प्रूफ वाले क्वेश्चंस है ना, बेसिकली वो आपको लगता है कि वो क्वेश्चंस हैं, अगर मेरी नज़र से देखोगे तो वो क्वेश्चन नहीं है, वो प्रूफ्स हैं। वो आपको, है ना, मेमोराइज़ करने हैं, आपको याद रखने हैं कि यार ये कहाँ पे हम आगे अप्लाई कर सकते हैं। ओलंपियाड की जो बच्चा तैयारी कर रहा है उसके लिए तो वो बेसिकली प्रॉपर्टीज़ हैं। एनसीईआरटी के क्वेश्चन क्या है, प्रॉपर्टीज़ हैं, है ना, वो एज इट इज़ बहुत सारी जगह यूज़ आते हैं, याद रखी जाए ये बात। ठीक है, चलिए, ऐसे ही सर और क्या क्या रिजल्ट्स हो सकते हैं, ऐसे ही और क्या क्या रिजल्ट्स हो सकते हैं जो हम याद कर सकते हैं। तो और भी मेरे पास कुछ रिजल्ट्स हैं, है ना, वो रिजल्ट्स आप एज इट इज़ यूज़ करें, है ना, याद रखें, आपकी चॉइस। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, उनमें से सबसे पहला रिजल्ट है ये। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें बेसिकली अगर कोई एक ट्राइंगल ABC है, उस ट्राइंगल ABC का एंगल B का बाइसेक्टर, है ना, बेस जो एंगल है, दो जो बेस एंगल्स होते हैं, एंगल B और एंगल C, एंगल B का इंटरनल बाइसेक्टर और एंगल C का एक्सटर्नल बाइसेक्टर, जिस पॉइंट पे मीट करेंगे उस पॉइंट पे जो एंगल बनेगा वो एंगल A का हाफ होता है ना, एंगल A के हाफ के बराबर होता है ना, एंगल A के हाफ के बराबर होता है। ये अनदर इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ना, अनदर इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी टू रिमेंबर। ठीक है, अनदर इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी। ठीक है,
इस पे बात करूं तो किसी भी सिचुएशन में अगर एक स्टार बन रहा है ना, तो स्टार के सारे एंगल्स का सम कितना होता है, ये मैंने बहुत अच्छे से पहले भी बहुत बार समझाया हुआ है। इस चीज़ को थोड़ा सा पढ़ें और याद करें कि यार कैसे इस चीज़ को हम, है ना, समझ सकते हैं ना, है ना। बेसिकली अगर 5 पॉइंट वाला स्टार है ना, 5 पॉइंट वाला स्टार है, तो याद रखने वाली बात होती है जितने वर्टिसेस होते हैं, जितने वर्टेक्स होते हैं ना स्टार में, है ना, जैसे यहाँ पे 5 वर्टेक्स हैं, है ना। फॉर्मूला है अगर n वर्टिसेस हैं तो n-4 इंटू 180 डिग्री, है ना। हाँ, n-4 इंटू 180 डिग्री, दिस इज द सम ऑफ ऑल एंगल्स एट वर्टेक्स ऑफ अ स्टार, ठीक है ना। ये स्टार है अगर, तो इसके सारे इंटीरियर एंगल्स का सम इतना होता है, n-4 इंटू 180 डिग्री, याद रखने वाली बात है, ठीक है। तो ऐसी चीज़ों को याद रखें। ये अनदर वन इंपॉर्टेंट, इसको प्रूव करें आप, ठीक है। ये बेसिकली कितने पॉइंट्स का स्टार है, 3 और 3 6 7 पॉइंट का स्टार है। तो ये भी आप सॉल्व करें अपनी तरफ से होमवर्क में, ठीक है। होमवर्क में इसको आप सॉल्व करें अच्छे से, ठीक है, ठीक है साहब, ठीक है, सॉल्व करें इसे। अनदर वन इम्पॉर्टेंट, ये फिर से एक और इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ठीक है। ये इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी, इसको भी याद रखा जा सकता है, ठीक है ना, ठीक है, कि अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल में दो इंटीरियर एंगल्स जो हैं उनके बाइसेक्टर अगर किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है ना साहब, तो वहाँ पर जो एंगल AOB बन रहा है, वो एंगल AOB जो होता है वो ऊपर वाले जो दोनों एंगल होते हैं ना, उनके सम के हाफ के बराबर होता है हमेशा, ठीक है। अच्छा, अनदर वन इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी, तो ये चीज़ें याद रखी जाएँ, है ना। हाँ, और जब आप ये बहुत सारी चीज़ें याद रखोगे ना, बहुत सारी चीज़ें दिमाग में रखोगे कि ये चीज़ ऐसा रूप ले सकती है, ये पर्टिकुलर पॉइंट ये, है ना, ये वाली चीज़ ले सकता है, ये जब बहुत सारे पॉइंट्स याद होंगे तो वहाँ से अपने पास में एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आएगी प्रॉब्लम को देख के कि यार क्या किया जा सकता है ना, क्या किया जा सकता है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप लोग करें, ठीक है। ये होमवर्क में इसको प्रूव करें आप लोग, ठीक है। और ज्योमेट्री 1 में आज हम इतना ही पढ़ेंगे, ठीक है। ज्योमेट्री 1 में आज हम इतना ही पढ़ेंगे, ठीक है। ये कुछ चीज़ें थी जो हम बेसिकली ट्रायंगल्स में पढ़े। ज्योमेट्री 2 जो सेशन होगा, है ना, इसी बेस कैंप का, उसमें हम क्या पढ़ेंगे, उसमें बेसिकली हम क्वाड्रिलेटरल्स और सर्कल्स से रिलेटेड वो सारी बातें करेंगे जो हमें एनसीईआरटी से सीखनी चाहिए, है ना, जो रिजल्ट्स हमें एनसीईआरटी से याद रखने चाहिए, और फिर कुछ अच्छे क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। फ्रॉम माय साइड फॉर दिस सेशन, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, सी यू इन द नेक्स्ट, बाय।